नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल वर्स में। दोस्तों, आई वेलकम यू बैक टू आवर मंथली रिचुअल ऑफ करंट अफेयर्स डिस्कशन। आप जानते हैं कि हर महीने हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की करंट अफेयर्स की डिस्कशन करते हैं एंड आई वेलकम यू टुडे फॉर जुलाई 2025 साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स। इससे पहले कि मैं डिस्कशन की शुरुआत करूं, छोटा सा नोटिस आप सभी के लिए। आपने ऑब्जर्व किया होगा पिछले एक महीने से मेरे केवल ऑडियो फॉर्म में लेक्चर्स आ रहे हैं। बड़ी जल्दी वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको हाईलाइट किया था कि आई एम into transition right now. I have just shifted my studio which will be ready in few days. तो उसके बाद विल बी बैक टू आर यूजुअल डिस्कशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं जुलाई 2025 के डिस्कशन की। लेकिन उससे पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल राहुल वर्स ऑफ लर्निंग एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर द वीडियोस सो दैट वी कैन ग्रो टुगेदर। तो चलिए पहले टॉपिक पे चलते हैं। पहला टॉपिक टेक्निकली स्पेस रिलेटेड नहीं है, इट इज़ कनेक्टेड टू AI-171 क्रैश। हम लोगों ने पिछले महीने की करंट अफेयर्स में भी डिस्कशन AI-171 क्रैश के साथ ही शुरुआत की थी। आप जानते हैं कि जून 12 को एक बहुत ही भीषण हादसा हुआ था अहमदाबाद में। एयर इंडिया की फ़्लाइट 171 ने टेक ऑफ किया। टेक ऑफ करने के कुछ ही सेकेंड्स में वो क्रैश हो गया। जुलाई में इस क्रैश के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई और उसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ज़रूर आई हुई है। हम लोग उस इन्वेस्टिगेशन में नहीं चलेंगे, लेकिन उस इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता चलता है, दैट रैट वॉज डिप्लॉयड, दैट इज रैम एयर टर्बाइन वॉज डिप्लॉयड। तो इसके बारे में समझेंगे, ये रैट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो अगर हम लोग देखें कि AI-171 के जो क्रैश हुआ उसकी सीक्वेंस हुआ कैसे। अहमदाबाद से फ्लाइट ने टेक ऑफ किया जून 12 को, और जैसे ही उसने टेक ऑफ किया एसेंट पे थोड़ी ही देर में ये कहा गया कि वॉइस रिकॉर्डर के डेटा को एनालाइज करके ये कहा गया कि उस फ्लाइट के दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विचेस कट ऑफ कर दिए गए। वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग भी आई। इन्वेस्टिगेशन में बताया गया कि जो मेन पायलट थे उन्होंने को पायलट से सवाल पूछा कि क्यों आपने फ्यूल कट ऑफ किया। को पायलट ने जवाब दिया, मैंने कट ऑफ नहीं किया, दैट वॉज द ओनली थिंग। तो उसके बाद जैसे ही फ्यूल कट ऑफ हुए दोनों इंजन्स के, तो रैट यानी कि रैम एयर टर्बाइन डिप्लॉय हो गया ऑटोमेटिकली। और ये ऑटोमेटिकली डिप्लॉय जो हुआ इसके वीडियोस भी हम लोगों ने देखे। तो रैट एक्टिवेशन जब होता है, इट इंडिकेट्स दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कैटास्ट्रोफिक लॉस। या तो दोनों इंजन फेल हो चुके हैं या फिर साइमल्टेनियसली हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिकल सिस्टम कोलैप्स हो चुके हैं, तब रैम एयर टर्बाइन ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाता है। तो ये रैम एयर टर्बाइन है क्या जो इमरजेंसी में डिप्लॉय होता है, इसको समझेंगे हम लोग डिटेल में। जैसे कि मैंने आपको बताया रैट वॉज डिप्लॉयड, दिस इज द इमेज ऑफ रैट, आप देख सकते हो। एंड रैट स्टैंड्स फॉर रैम एयर टर्बाइन। ये एक छोटा विंड टर्बाइन होता है। अगर इसको आपको समझना है तो बेसिकली आपने हमारे विंड टर्बाइंस देखे होंगे जो घूमते घूमते एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, वही फेनोमेना है। क्योंकि फ्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया, हवा में है, तो हवा की फोर्स से ही ये टर्बाइन घूमेगा और आपको थोड़ा बहुत बैकअप पावर दे देगा। अब इसका फंक्शन क्या होता है, रैम एयर टर्बाइन इट एक्ट्स एज अ इमरजेंसी बैकअप। इमरजेंसी बैकअप सिस्टम है ये इन केस ऑफ टोटल लॉस ऑफ बोथ इंजन, दोनों इंजन फेल हो गए या फिर फ्लाइट के इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक सिस्टम्स अगर फेल हो गए तो रैट डिप्लॉय हो जाता है। ये नोट करना है एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से कि रैट ऑटोमेटिकली भी डिप्लॉय होता है। इस केस में AI-171 में ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हुआ, और अगर पायलट चाहे तो पायलट इसको मैन्युअली भी डिप्लॉय कर सकते हैं। अब सर ये कैसे पावर जनरेट करता है, मैंने आपको बताया कि जस्ट थोड़ा सा इमेजिनेशन चाहिए। जैसे हमारे विंड टर्बाइंस पावर को जनरेट करते हैं, वही फिनोमेना है। जैसे ही एक बार डिप्लॉय होगा, ये जो प्लेन की फ्यूसलाज से ओपन अप होगा, तो हवा की वजह से, एयर फ्लो की वजह से बहुत ही तेज़ी से घूमेगा। जैसे जैसे तेज़ी से घूमेगा तो ये आपको इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइड करेगा। कितना पावर प्रोवाइड करेगा, बेसिक ऑपरेशन के लिए, जैसे कि नॉर्मल जो कंट्रोल सर्फेसेस होते हैं, फ्लाइट का रडर हो, एलिवेटर हो, उसको रन करने के लिए, नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम्स री ऑन करने के लिए। आपने ज़रूर सुना होगा कि AI-171 के पायलट ने मेडे का कॉल दिया था बिकॉज ऑफ रैट डिप्लॉयमेंट इटसेल्फ। इसके अलावा क्रिटिकल कॉकपिट के जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो इसके थ्रू चल सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है, सर कैन रैम एयर टर्बाइन इट हेल्प फ्लाई द प्लेन? टेक्निकली द आंसर वुड बी नो। लेकिन अगर समझ लीजिए बहुत हाइट पे है, यानी कि एयरक्राफ्ट बहुत हाइट पे है और वहाँ पे दोनों इंजन्स फेल हो चुके हैं, तो कुछ हद तक रैम एयर टर्बाइन कैन प्रोवाइड सफिशिएंट बैकअप टू द पायलट, ताकि वो थोड़ा बहुत कंट्रोल रिटेन करे, कम्युनिकेट करे और इमरजेंसी लैंडिंग शायद कर सके।
Now this is like a last resort. So ram air turbine is the last resort काइंड ऑफ विंड पावर डिवाइस जहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइड करेगा. अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर AI-171 में ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि AI-171 में उतना ऑल्टीट्यूड पहुंच ही नहीं पाया वो फ्लाइट ताकि रैम एक्टिवेट हो जाए और थोड़ा बहुत पावर से कंट्रोल, थोड़ा बहुत तो कंट्रोल दे दे. ऐसा कुछ नहीं हुआ. जैसे ही टेक ऑफ किया उसके बाद रैम एयर टर्बाइन गॉट डिप्लॉयड and it could provide some power to communicate, but again it crashed. Although complete investigation होनी अभी बाकी है, but जो initial preliminary investigation आई है उसमें it has been shown that the RAM air turbine was deployed. तो इसके ऊपर ध्यान रखना है. रैट के ऊपर सिंपल MCQs बन सकते हैं. चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं. ये मैंने आपको लास्ट मंथ की करंट अफेयर्स में बताया था कि वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट निसार प्रॉब्ली बिकॉज इट विल बी लॉन्च्ड, और निसार का लॉन्च हो चुका है. जुलाई एंड में निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार हैज़ बीन लॉन्च्ड. इट वॉज लॉन्च फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर, और इसको लॉन्च करने के लिए हमारा GSLV Mark 2 का इस्तेमाल किया गया था. नोट करना है, आई एम रिपीटिंग, GSLV Mark 2 का इस्तेमाल किया गया था. नाउ दिस इज फर्स्ट फुल जॉइंट मिशन बिटवीन नासा एंड इसरो. ये पहला ऐसा कंप्लीट मिशन है. ऐसा नहीं कि नासा और इसरो ने पहले कोलैबोरेट नहीं किया, लेकिन एक कंप्लीट मिशन पे दोनों ने पहली बार यहाँ पे कोलैबोरेट किया है कंप्लीटली. अब ये जो निसार है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, ये डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रेडार कैरी करता है. L बैंड और S बैंड में, एस बैंड के रेडार से कैरी करता है, जहां से ये डिटेल्ड इमेजिंग कर पाएगा पूरे अर्थ की. ये कहा जा रहा है कि 12 दिनों में हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग करेगा ये अर्थ की, यानी कि रेडार इमेजिंग करके देगा. नासा और इसरो का सिंथेटिक अपर्चर रेडार अभी तक का सबसे महंगा सैटेलाइट है, हुज कॉस्ट इज मोर देन $1.2 बिलियन. अब इस निसार को अगर आपको समझना है तो आपको कोर में सिंथेटिक अपर्चर रेडार को समझना पड़ेगा. सिंथेटिक अपर्चर रेडार क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ रेडार इमेजिंग सिस्टम दैट यूजेस द मोशन ऑफ रेडार एंटीना टू क्रिएट हाई रेजोल्यूशन इमेजेस. अब जो ट्रेडिशनल रेडार होते हैं वहां पे एक फिजिकल एंटीना होता है. फिजिकल एंटीना आपने जरूर देखा होगा रेडार्स में, कई बार रेडार्स के एंटीनास घूमते भी रहते हैं. सार जो है सिंथेटिक अपर्चर रेडार होता है, यहाँ पे एक इफेक्टिव एंटीना की तरह काम करता है, जहां पे मूविंग ऑब्जेक्ट से जो रेडियो वेव डिटेक्शन होगी उससे डेटा एक बहुत ही लार्ज एरिया पे कलेक्ट करेगा और उससे उसका रेंज या फिर अपर्चर बढ़ जाएगा. तो दिस अलाउज द सिंथेटिक अपर्चर रेडार टू अचीव हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग इवन फ्रॉम अ मूविंग प्लेटफॉर्म. इनफैक्ट मूविंग प्लेटफॉर्म है इसलिए उसका अपर्चर बढ़ गया. आई एम क्वाइट श्योर कि आपके दिमाग में कुछ डाउट आ रहा है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फर्दर. सिंथेटिक अपर्चर रेडार की ये इमेज जो आपको बता रहा हूँ, दिस कैन हेल्प यू विजुअलाइज. जस्ट समझने के लिए इमेजिन कीजिएगा कि आप एक फ्लाइट में हैं और आपके पास एक बहुत ही हाई एंड कैमरा है, और हम जानते हैं कि कैमरा में जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होती है, जितना बड़ा उसका अपर्चर होता है, उतना ही ज़्यादा इमेजिंग और उतनी ही बारीकी वाले इमेजिंग हम लोग ले सकते हैं. तो इमेजिन कीजिए सिंथेटिक अपर्चर रेडार वही है जहाँ पे आप एक फ्लाइट में हो और आप एक हाई एंड कैमरा लेकर ट्रैवल कर रहे हो, ताकि आप बहुत ही बारीक या फिर बहुत ही हाई रेजोल्यूशन के इमेजेस ले सकते हैं. अगर समझ में नहीं आया आपको तो लेट मी गिव एन एग्जांपल. इमेजिन दिस डिवाइस इज अ बैट. आप बैट को जानते हो ना, बैट यानी कि चुंगादर. बैट वर्क्स ऑन साउंड इकोलेशन, मतलब चुंगादर साउंड वेव को छोड़ेगा, अल्ट्रासाउंड वेव्स को छोड़ेगा और जो रिफ्लेक्ट होकर आई है उसको असेस करेगा और उसी की बेसिस पे उसकी मोशन होती है. अब उस बैट के बदले आप ये सिंथेटिक अपर्चर रेडार समझ लीजिएगा, और जितना ज़्यादा वो मूव होगा उतना ही ज़्यादा उसका अपर्चर बड़ा होगा, ताकि ज़्यादा एरिया को वो कवर कर सकता है. द डेटा कैन बी प्रोसेस्ड सिमिलरली एज इफ दिस एंटायर रेडार हैज अ वेरी ह्यूज अपर्चर. इसी की वजह से इट कैन कवर डिस्टेंस वेरी क्विकली. अब ये जो निसार है ये फर्स्ट रेडार सैटेलाइट इमेजिंग करेगा 2 फ्रीक्वेंसीज में, L बैंड और S बैंड में, जहां पे ये अर्थ के इकोसिस्टम्स को स्टडी करेगा. आइस शीट डायनामिक्स, नेचुरल हजार्ड्स जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामीज, वोल्केनोज, साथ ही साथ वेजिटेशन चेंज, मॉइस्चर चेंज, सरफेस डिफॉर्मेशन, इन सभी चीज़ों को स्टडी करेगा. इसका 12 मीटर का डिप्लॉयबल मेश एंटेना भी है. ये तो है ही है, उसके अलावा मूवमेंट की वजह से और भी अपर्चर बढ़ जाता है. और ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजा गया है, पोलार सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में, एट अ हाइट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 747 किलोमीटर्स. 12 दिनों में
ये पूरे धरती की इमेजिंग करेगा, हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग हमें प्रोवाइड करेगा। अभी इमिडिएटली वर्क में नहीं रहेगा, ऑलरेडी ये लॉन्च हो चुका है। पहले 90 दिन लॉन्च के बाद इट विल इन्वॉल्व डिप्लॉयमेंट, कैलिब्रेशन, कमीशनिंग एंड देन इट विल स्टार्ट इट्स कंप्लीट साइंस ऑपरेशंस। जब भी निसार के ऊपर आगे कोई खबर आएगी तो विल हैव अ डिस्कशन अगेन, बट आई वांट यू टू रिमेंबर दैट निसार वाज लॉन्च्ड एंड इट वाज लॉन्च्ड यूजिंग GSLV Mark 2। चलिए अगली खबर पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट ब्लैक होल्स। जुलाई 2025 में साइंटिस्ट ने अनाउंस किया कि उन्होंने मोस्ट मैसिव ब्लैक होल मर्जर को रिकॉर्ड किया। आपने सही सुना, दो ब्लैक होल्स एक दूसरे में मर्ज होकर इवेंचुअली एक ब्लैक होल बन गया। इस इवेंट को नाम दिया गया है GW231123। इसको ऑब्जर्व किया गया बाय द ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरीज, लिगो ऑब्जर्वेटरीज जो है। एक लिगो ऑब्जर्वेटरी है यूएस में, एक ग्रेविटेशनल वेव्स की ऑब्जर्वेटरी है इटली में जिसका नाम है वर्गो, और एक जापान में ग्रेविटेशनल वेव की ऑब्जर्वेटरी है जिस कॉल्ड काग्रा। तो लिगो, वर्गो और काग्रा तीनों ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स की ऑब्जर्वेटरीज है, उनके डेटा के बेसिस पे पता चला कि दो मैसिव ब्लैक होल्स मर्ज हो गए और एक बन गया। अब न्यूज़ तो बहुत ही सिंपल सी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, टू ब्लैक होल्स हैव मर्ज टुगेदर। लेकिन यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जाने, लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने ज्योग्राफी में इसको पढ़ा है, हम लोगों ने भी साइंस एंड टेक के क्लास में इसको डिस्कशन किया हुआ है। कोई भी स्टार जो है उसकी लाइफ शुरुआत होती है फ्रॉम द स्टेलर नेबुला। इट इज़ लाइक मास ऑफ गैस। इसके अंदर जैसे ही थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन शुरू होगा, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इन इट, आइदर इट विल बिकम एन एवरेज स्टार और इट विल बिकम मैसिव स्टार। ऑलराइट, दिस डिपेंड्स ऑन द चंद्रशेखर लिमिट। आप जानते हैं कि चंद्रशेखर लिमिट बताता है विच इज 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन। 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन से अगर ज़्यादा साइज हो किसी भी स्टार का तो वो एक मैसिव स्टार की लाइफ साइकिल में चला जाएगा। अगर उससे कम है तो एक एवरेज स्टार बनेगा। हमारा सन जो है वो एवरेज स्टार है। एक एवरेज स्टार अपनी लाइफ साइकिल में आफ्टर एवरेज स्टार फेज इट मूव्स टू रेड जाइंट। रेड जाइंट से प्लैनेटरी नेबुला बनेगा और इवेंचुअली वाइट ड्वार्फ बनेगा। वाइट ड्वार्फ के बाद आफ्टर आई वुड से बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ ईयर इट टर्न्स इनटू ब्लैक ड्वार्फ। अभी तक हमारे ब्रह्मांड में कोई ब्लैक ड्वार्फ नहीं है क्योंकि उतना समय ही नहीं हुआ है कि वाइट ड्वार्फ से वो ब्लैक ड्वार्फ में टर्न हो जाए। ऑल्दो वी हैव मेनी वाइट ड्वार्फ्स। लेकिन चंद्रशेखर लिमिट पार हुआ तो उस मैसिव स्टार इट गोज थ्रू red supergiant phase, then towards the end of its life a supernova explosion. Supernova explosion के बाद either it can turn to a neutron star or a black hole. Generally black hole बनना है तो minimum 3 times the mass of sun होना चाहिए उसके कोर में, तब अगर वो collapse होगा it will turn into black hole। और generally if it is somewhere between 1.4 to 3 times the mass of our sun वो एक न्यूट्रॉन स्टार बन सकता है। हमारे सन का मास कितना है? अप्रॉक्सीमेटली 2 × 10⁻30 kg इज द मास ऑफ आवर सन। आई होप इससे आपको पता चल गया होगी ब्लैक होल एक स्टार का लाइफ साइकिल है, यानी कि मैं कहूंगा इट इज लाइक द डेथ ऑफ अ स्टार। अब यहाँ पे ये जो न्यूज है, यहाँ पे दो ब्लैक होल्स ने मर्ज किया हुआ है। की डिटेल्स इसमें क्या है? सिग्नल जो हमें मिला GW231123 बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है। इट वॉज ऑब्जर्व फर्स्ट ऑन नवंबर 23, 2023। इसको हम लोगों ने अनाउंस किया है जुलाई 2025 में। ये हमारा आफ्टर द फोर्थ ऑब्जर्वेशन और द फोर्थ रन ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय द लिगो, वर्गो एंड काग्रा ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे दो ब्लैक होल्स ने मर्ज किया। टू ब्लैक होल्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स आवर सन एंड अनदर वन 140 टाइम्स आवर सन। ये दोनों एक में मर्ज हो गए विच रिजल्टेड इन अनदर ब्लैक होल जिसका साइज बना 225 टाइम्स द मास ऑफ आवर सन। अब सर इसको डिटेक्ट कैसे किया गया? इट वॉज डिटेक्टेड थ्रू ग्रेविटेशनल वेव्स। जब दोनों मर्ज हुए ये बताया गया कि दे वर स्पिनिंग एक्सट्रीमली फास्ट एंड द मर्जर अकर्ड, अभी नहीं, द मर्जर अकर्ड 10 बिलियन लाइट ईयर्स अवे। मतलब ये उतना दूर अकर हुआ एंड लाइकली बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, बट उसका सिग्नल हमें अब मिला है। ऑलराइट, सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़। अब आपको लग रहा होगा कि सर इस पूरे डिस्कशन से एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मुझे क्या समझना है। मैंने आपको ऑलरेडी लाइफ साइकिल ऑफ स्टार समझाया हुआ है,
उसके अलावा ये जो रिसर्च है ये हमारी जो अभी तक की अंडरस्टैंडिंग है ब्लैक होल्स की उसको और भी बढ़ाता है, क्योंकि हमारी जो भी अभी तक डेटा आई है स्पेस से वहाँ पे जो बड़े बड़े ब्लैक होल्स हैं कैसे फॉर्म होते हैं ये हमें समझ में आ रहा है। जो बहुत बड़े ब्लैक होल्स हैं वो 2 ब्लैक होल्स या फिर और भी ज़्यादा ब्लैक होल्स मर्ज होकर आए हैं। इंटरमीडिएट मास के ब्लैक होल्स भी हो सकते हैं, ये भी हमें समझ में आया। इसके अलावा आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी प्रूव हो जाती है क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव की पुष्टि हो जाती है। ग्रेविटेशनल वेव्स कहाँ से आते हैं? फ्रॉम वेरी पावरफुल कॉस्मिक इवेंट्स जैसे कि 2 ब्लैक होल्स मर्ज हो जाना। और अभी तक का जो सबसे लार्जेस्ट ब्लैक होल था या दैट वाज अबाउट 140 सोलर मासेस, उससे भी बड़ा ब्लैक होल अभी बना हुआ है। शायद जो 140 वाला प्रीवियसली सबसे बड़ा था दैट माइट हैव आल्सो बीन थ्रू मर्जर्स, वी डू नॉट नो। इसके अलावा ऑफ कोर्स स्पेस टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट जरूर होगी, इससे हमारी ब्लैक होल्स से जुड़ी हुई नॉलेज और भी बढ़ेगी। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस रिसर्च। ठीक है, तो चलिए अगले न्यूज़ पे चलते हैं। अगली न्यूज़ है अबाउट करोनल मास इजेक्शन, एक न्यू रिसर्च के बारे में। हाल ही में जुलाई 2025 में करोनल मास इजेक्शन को ऑब्जर्व किया गया, बहुत ही इंटेंस सोलर एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया गया, स्पेशली जुलाई 15 को। एक बहुत ही फास्ट CME इम्पैक्ट किया अर्थ को। इस करोनल मास इजेक्शन की स्पीड थी अबाउट 1500 किलोमीटर पर सेकेंड एंड इट डिड ट्रिगर अ जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। ये करोनल मास इजेक्शंस होते क्या हैं? ये लार्ज एक्सपल्शंस हैं, मैग्नेटाइज प्लाज्मा है जो सन के करोना से निकलता है, बहुत तेजी से ट्रैवल करता है पूरे ब्रह्मांड में। अर्थ की तरफ भी ये आया। जब अर्थ की तरफ आता है, आप जानते हो कि अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो ये करोनल मास इजेक्शंस अर्थ के अंदर हाहाकार मचा देते, क्योंकि हमारे अर्थ का खुद का मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका इम्पैक्ट बहुत हद तक कम होता है। लेकिन फिर भी करोनल मास इजेक्शन से जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स हो सकते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन नेविगेशन सिस्टम्स को डिसरप्ट कर सकते हैं। तो करोनल मास इजेक्शन होता क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, सन के करोना से लार्ज एक्सपल्शन होगा प्लाज्मा का। प्लाज्मा हाईली आयोनाइज्ड गैस है विच इज प्रेजेंट ऑन द सन। जब ये इजेक्ट होता है, सर ये इजेक्ट क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इंट्रैक्शन। आप जानते हैं कि सन की मैग्नेटिक फील्ड हर 11 साल में रिवर्स होते रहती है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होती है सन की, तो सन से जो मटेरियल है वो बाहर निकलता है, कमिंग आउट एज करोनल मास इजेक्शन। एक बड़ा करोनल मास इजेक्शन इज केपेबल ऑफ कंटेनिंग बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ मैटर और अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं, फ्रॉम 250 किलोमीटर पर सेकेंड रीचिंग अप टू 3000 किलोमीटर पर सेकेंड। सर ये इम्पैक्ट कैसे करते हैं? दे कॉज जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म ऑन अर्थ। जैसे कि मैंने आपको बताया, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए हम लोग इन करोनल मास इजेक्शन से, सोलर पार्टिकल से बचे हुए रहते हैं। फिर भी जब भी इस तरह के इंटेंस CME हम लोगों ने इवेंट्स देखे हुए तो तब जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म होता है, जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर कुछ इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। सर किस तरह के इम्पैक्ट्स या फिर किस तरह के इफेक्ट्स हो सकते हैं करोनल मास इजेक्शन से और जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म से? ये हमारे लॉन्ग रेंज रेडियो कम्युनिकेशन को डिसरप्ट कर सकता है। अगर हमारे स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स हैं या फिर हाई ऑल्टीट्यूड पायलट्स हैं, दे माइट बी एक्सपोज टू मोर रेडिएशन। धरती पे वोल्टेज सर्जेस हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे ग्रिड में, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हायर लैटिट्यूड्स में जो ऑरोरास हैं, ऑरोरा बोरियालिस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रालिस, और भी इंटेंस हो सकते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म करंट्स की वजह से करोजन भी बढ़ सकता है। इसके अलावा माइग्रेटरी एनिमल्स को भी इम्पैक्ट हो सकता है। सम माइग्रेटरी एनिमल्स स्पेशली बर्ड्स, दे माइट बी अफेक्टेड बाय disturbances to the earth's magnetic field। और डायरेक्टली करोनल मास इजेक्शन से प्रॉब्लम नहीं, करोनल मास इजेक्शन से जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म जो होगा उससे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंजेस होगी उससे इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। इनफैक्ट आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हुए जा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है, 150 वर्ड में लिखना है। करोनल मास इजेक्शंस आर मेजर ड्राइवर्स ऑफ स्पेस वेदर। Discuss the effects of coronal mass ejections on Earth's upper atmosphere and steps for mitigation of the impacts on space-based technology। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन करते हैं एक्सियम 4 मिशन के बारे में। आप जानते हैं कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट एक्सियम 4 इन द लास्ट मंथ करंट अफेयर्स इटसेल्फ। बहुत ही लैंडमार्क मिशन था। फॉर सेकेंड टाइम
An Indian went to space after Rakesh Sharma. शुभांशु शुक्ला जी, he was in space. Already ये वापस आ चुके हैं. I am quite sure कि आपने वापसी के जो न्यूज़ थी, जो वीडियोस थी यूट्यूब पे आपने ज़रूर देखे होंगे. यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे शुभांशु शुक्ला ने किस तरह के एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए. सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने कंडक्ट किया वो था मायोजेनेसिस का. मायोजेनेसिस होता क्या है, नाम से आपको पता चल रहा है. रूट वर्ड जो है मायो इज कनेक्टेड टू योर मसल्स. मायोजेनेसिस का मतलब है मसल टिश्यू डेवलपमेंट कैसे होता है. आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में मसल टिश्यू जनरेट होगा, रीजनरेट होगा, डिजनरेट होता रहता है कंटिन्यूसली. इनफैक्ट जब से पैदा हुए हैं या फिर जब से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू हुई तब से ही ये प्रोसेस चलता रहता है. तो यहाँ पे मायोजेनेसिस में इट इन्वॉल्व्स डिफरेंशिएशन ऑफ योर मसल सेल्स, जिन्हें हम लोग मायोब्लास्ट कहते हैं. मायोब्लास्ट मसल सेल में परिवर्तित हो जाते हैं, विच वी कॉल इट एज मायोसाइट्स. और अलग अलग मायोसाइट्स फ्यूज होकर इवेंचुअली मसल के फाइबर्स बनते हैं. तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को स्टडी किया स्पेस ने. आप जानते हैं कि स्पेस में अभी तक जो भी एस्ट्रोनॉट्स जा चुके हैं तो उनका मसल डिजनरेशन होता है. आपने देखा होगा कि शुभांशु शुक्ला जी के साथ भी हुआ. वो 2 हफ्तों के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे थे, लेकिन जब वो वापस उन्होंने जब लैंड किया तो उनको चलने के लिए शुरुआत में मदद की ज़रूरत पड़ी थी. क्यों होता है? क्योंकि माइक्रो ग्रेविटी में मसल डिजनरेशन होता है. और इसी को समझने के लिए उन्होंने मायोजेनेसिस के एक्सपेरिमेंट रन किए. दिस एक्सपेरिमेंट वाज रन टू अनकवर द बायोलॉजिकल पाथवेज बिहाइंड स्केलेटल मसल डिग्रेडेशन. अंडर दिस एक्सपेरिमेंट शुभांशु शुक्ला studied how blood circulates in the brain under microgravity conditions. अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग सैंपल्स पे. इसके अलावा ये जो स्टडी है, इट इज़ गोइंग टू हेल्प अस. इससे जो भी डेटा मिलेगा, जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये हमें मदद करेगा, आगे स्पेस ट्रैवलर्स को मदद करेगा, क्योंकि वो मसल डिजनरेशन से काफ़ी सफ़र करते हैं. आपने सुनीता विलियम और बुच विल्मोर को भी देखा होगा, जिनका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे स्टे काफ़ी बढ़ गया था. काफ़ी मसल डिजनरेशन हुआ था उनका. तो उसके प्रति काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है. इसके अलावा मायोजेनेसिस के अलावा और भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स रन किए गए इसरो द्वारा. शुभांशु शुक्ला जी ने और भी अलग एक्सपेरिमेंट्स रन किए क्रॉप ग्रोथ में, टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ माइक्रोग्रेविटी ऑन 6 क्रॉप सीड वेराइटीज. पोटेंशियली आगे चल के फ्यूचर स्पेस फार्मिंग में मदद कर सकता है. साइनोबैक्टीरियल ग्रोथ को भी स्टडी किया स्पेसक्राफ्ट पे, यानी कि ISS पे. स्पेस माइक्रो आल्गे मेटाबॉलिक टेस्ट भी किया गया, ताकि मेटाबॉलिक रेट जो माइक्रो आल्गे की है अर्थ पे क्या है, इसको कंपेयर करना है स्पेस में माइक्रोग्रेविटी में, तो उसका डेटा भी लेकर आ रहे हैं. टार्डिग्रेड्स के ऊपर स्टडी किया हम लोगों ने. टार्डिग्रेड्स के ऊपर स्पेसिफिकली डिस्कशन भी किया हुआ. एक शॉर्ट भी मेरा है यूट्यूब पे, जहाँ पे टार्डिग्रेड्स से जुड़ा हुआ उनका रिवाइवल, उनका सर्वाइवल, उनका रिप्रोडक्शन रेट कैसा होगा स्टडी किया. इसके अलावा अलग अलग दूसरे टेस्ट भी हुए. कंप्यूटर स्क्रीन स्टडी टेस्ट भी हुए. दूसरे जो हमारे साइंस टेक्नोलॉजी के इंडियन स्टूडेंट्स की जो एक्टिविटीज़ थे उनको भी टेस्ट किया गया ऑन दिस पर्टिकुलर मिशन. ऑलराइट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं. इस पूरे डिस्कशन में आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आपको मायोजेनेसिस टर्म के बारे में अगर आपको याद रहेगा तो बहुत ही अच्छी चीज़ है. लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट सेक्शन. हमारा अगला सेक्शन है बायोटेक्नोलॉजी हेल्थ से जुड़ा हुआ. ऑलराइट, तो सबसे पहली न्यूज़ है एडफेल्सी वैक्स. इंडिया का इंडिजिनसली डेवलप्ड मल्टी स्टेज रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन अगेंस्ट मलेरिया. तो ये है एडफेल्सी वैक्स. ये डेवलप हो रहा है अभी. इट इज़ इन डेवलपमेंट स्टेज. ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन पार्टनरशिप विद नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मलेरिया रिसर्च, रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर भुवनेश्वर एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी से मिलकर एडफेल्सीवैक्स डेवलप कर रहे हैं. ये जो एडफेल्सीवैक्स है, दिस वैक्सीनेशन इट इज़ गोइंग टू वर्क ऑन दी पैथोजन. आप जानते हैं कि एक प्रोटोजुआ है जो मलेरिया को कॉज करता है. सभी लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो प्रोटोजुआ है उसका नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम. इसको कैरी कौन करता है? इसको कैरी करता है मॉस्किटो. ये जो वैक्सीन है ये 2 क्रिटिकल स्टेजेस पे प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के स्प्रेड को रोक सकती है. पहले एट द प्री एरिथ्रोसाइटिक लीवर स्टेज ओनली, जहां पे ह्यूमन इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकता है, और एट द सेक्सुअल स्टेज ऑल्सो, स्पेशली इन मॉस्किटोज, जहां पे ये ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर सकता है इन मॉस्किटोज, बाय मॉस्किटोज इन द कम्युनिटी. ये जो वैक्सीनेशन है इसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं बाय यूजिंग अ बैक्टीरियम. नोट करना है, बैक्टीरियम से हम लोग एक वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं. बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोकोकस लैक्टिस,
उससे ये वैक्सीनेशन डेवलप हो रही है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये रहेगा समझने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग हमारी वैक्सीनेशन है जैसे कि मॉस्क्विरिक्स और मैट्रिक्स, ये दोनों सिंगल स्टेज पे काम करते हैं, केवल इन्फेक्शन को रोकते हैं, लेकिन एडफेल्सीवैक्स इन्फेक्शन को भी रोकता है और ट्रांसमिशन स्टेजेस पे भी काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। तो ये मलेरिया को रोकने के लिए और भी ज़्यादा सक्षम रहेगा, मलेरिया की ट्रांसमिशन को रोकने के लिए। साथ ही साथ ये भारतीय डेवलपमेंट है, ये कहा जा रहा है कि काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होगा। इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट पर डोज वुड बी अबाउट 20 रुपीज़ in comparison to the current malaria vaccines which cost on an average somewhere between 200 to 800 per dose, एवरेज 500 पर डोज तो पड़ ही जाता है। और ये जो वैक्सीन है इसकी स्पेशलिटी है कि वैक्सीन का लाइफ ज़्यादा है और साथ ही साथ काफ़ी ईज़ है ट्रांसपोर्ट के लिए। एक बार अगर वैक्सीन बन जाएगा तो वो पोटेंट रहेगा 9 महीनों के लिए, वो भी रूम टेम्परेचर पे। इसका मतलब है इसको किसी कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आराम से रूरल एरिया तक पहुंच सकता है। अफ्रीका में तो जब भी ये बनेगा, अगर हम लोग अफ्रीका को एक्सपोर्ट करेंगे, इट इज़ गोइंग टू बी ग्राउंड ब्रेकिंग फॉर द अफ्रीकन पॉपुलेशन एज वेल। इसके अलावा ऑफ कोर्स इंडियन डेवलपमेंट है, तो मेक इन इंडिया को भी ये ज़रूर प्रोत्साहन देगा। ऑलराइट, सो ध्यान रखना है एडफेल्सीवैक्स। सर क्या ये ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है? एक्चुअली नहीं, अभी फिलहाल अगर आप करंट स्टेटस की बात करें, इट इज़ इन द एडवांस्ड प्री क्लिनिकल स्टेज विथ एनिमल ट्रायल्स, जहाँ पे एक्सेलेंट एफिकेसी उसने दिखाई है। आगे चल के ह्यूमन ट्रायल्स होंगे, तो कहा जा रहा है कि अगले कुछ सालों में, मैं कहूँगा 27, 28, बाई 2028, 29 ये रोल आउट हो सकता है। कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन रिगार्डिंग दिस एडफेल्सीवैक्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। mRNA रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट या फिर माइटोकॉन्ड्रियल DNA रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कहते हैं, उस थेरेपी का इस्तेमाल करके यूके में न्यूकासल के जो IVF लाइसेंस IVF जो लैब है वहाँ पे 8 बेबीज वर बॉर्न। दिस इज ग्राउंड ब्रेकिंग इन यूके न्यूकासल्स IVF लैब। 8 babies were born. All the 8 babies showed no signs of having mitochondrial DNA disease. इन 8 बेबीज में से 4 गर्ल्स है, 4 बॉयज है, इनफैक्ट इंक्लूडिंग वन सेट ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस। दे वर बॉर्न टू 7 वुमेन who had high risk of transmitting serious disease. ओके, सो इस टेक्निक को माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट या फिर माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि सर ये माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, सबसे पहली चीज़, माइटोकॉन्ड्रियल DNA क्या होता है? हमारे सेल में जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में तो क्रोमोसोमल DNA होता है। ह्यूमन क्रोमोसोम्स आप जानते हैं कि देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस, जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 हज़ार जीन्स आपको मिलेंगे। हम लोग इन जीन्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ सेट ऑफ जीन्स आपको सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं। वहाँ पे सर्कुलर DNA मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 37 जीन्स होते हैं जो केवल मदर की साइड से आता है। इसीलिए आपने ज़रूर सुना होगा, महिला को शक्ति या फिर माँ शक्ति का नाम दिया जाता है, क्योंकि हम सभी में, एनीबडी को, जो कोई भी, हम सभी के अंदर केवल और केवल अपनी मदर्स से मैटरनल माइटोकॉन्ड्रियल DNA आता है। एंड यू डू अंडरस्टैंड, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर माइटोकॉन्ड्रियल DNA में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो माइटोकॉन्ड्रियल DNA डिसऑर्डर्स या फिर माइटोकॉन्ड्रियल DNA डिसीजेस होते हैं विच आर इनहेरिटेड डिसीजेस विच कम ओनली फ्रॉम द मदर्स साइड। बहुत ही रेयर डिसऑर्डर्स होते हैं। 1 in 5,000 इंडिविजुअल्स हैव दीज जेनेटिक माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस। तो चाइल्डहुड से ही माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि पावर से, एनर्जी से जुड़े हुए इश्यूज हो सकते हैं। तो अगेन बचपन में भी सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं या फिर अडल्टहुड में भी दिखाई दे सकते हैं। जनरली एनर्जी से जुड़े हुए इश्यूज होते हैं, तो वीक ब्रेन हो सकता है, वीक मसल्स हो सकते हैं, वीक हार्ट हो सकता है, वीक लीवर हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रियल DNA डिसऑर्डर के जो अलग अलग सिम्टम्स हो या फिर अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं, इट कैन बी लेस डिसीज या फिर आपका मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो सकता है, बार्थ सिंड्रोम हो सकता है, आंखें कमज़ोर हो सकती है, कार्डियोमायोपैथी हो सकता है, पार्किंसंस हो सकता है। इट कैन बी कनेक्टेड टू मैनी ऑफ द इश्यूज। ऑलराइट, तो इसीलिए कई बार डॉक्टर्स को माइटोकॉन्ड्रियल DNA डिसऑर्डर्स को डिसाइफर करना भी काफ़ी टफ हो जाता है। अब सवाल उठता है कि सर आपने बताया कि माइटोकॉन्ड्रियल DNA केवल मदर साइड से आता है, फिर माइटोकॉन्ड्रियल DNA डिसऑर्डर इज कॉज्ड ओनली बिकॉज ऑफ
बिकॉज ऑफ मदर. वाई? क्योंकि एज आई टोल्ड यू वी ऑल गेट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ओनली फ्रॉम द मदर. माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज इनहेरिटेड फ्रॉम सिंगल लीनेज. सर व्हाई डज दिस हैपन? क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होना होता है, अगर ये एग सेल है, फीमेल से, मदर से, ये एग सेल है, इसके अंदर क्रोमोसोमल डीएनए भी है और माइटोकॉन्ड्रिया भी है. जो स्पर्म है, स्पर्म के जो मेन सेल बॉडी है उसके अंदर केवल क्रोमोसोमल डीएनए है, यानी कि आपका जो न्यूक्लियर डीएनए है, और माइटोकॉन्ड्रिया इज आउटसाइड द मेन सेल बॉडी. और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जैसे ही स्पर्म जाकर ओवम को फर्टिलाइज करेगा, तो जो स्पर्म का हेड है वो ओवम के अंदर चला जाएगा और दोनों सेट ऑफ न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स फ्यूज हो जाएंगे. लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए था फादर की साइड से, वो तो डिस्कार्ड हो गया. तो मेल की तरफ से, फिर फादर की तरफ से माइटोकॉन्ड्रिया आएगा ही नहीं इन द ओवम. दैट इज वाई ओनली female mitochondria is present in the zygote and ultimately in the offspring as well. That is why this DNA disorders or these DNA problems can come only from the mother's side. अब सर इसका रेजोल्यूशन क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, यूके की न्यूकासल की जो IVF लैब है, उन्होंने 3 पेरेंट बेबी का सोल्यूशन निकाला, जहां पे एक मदर है, यानी कि मदर का ओवम इस्तेमाल किया जाएगा, फादर की तरफ से स्पर्म इस्तेमाल किया जाएगा. IVF करने के बाद जो डोनर होंगे, डोनर की तरफ से वी यूज दी ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ सेल ऑफ द डोनर एक्सेप्ट फॉर द न्यूक्लियस. चलिए मैं आपको समझाया तो एग्जैक्टली क्या होगा. ये मदर है, मदर से जो एग फर्टिलाइज होगा, यानी कि ओरिजिनल मदर है, दिस मदर इज माइटोकॉन्ड्रिया डिसीज और माइटोकॉन्ड्रिया डिसऑर्डर कैरियर. तो हम इसका ये जो पूरा मदर का ओवम होगा, इसको स्पर्म से फर्टिलाइज करेंगे. एक बार फर्टिलाइज हो गया तो हम लोग इससे न्यूक्लियस हटा लेंगे. इसको कहते हैं ई न्यूक्लिएशन प्रोसेस. और ये जो ई न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस है, इसको हम लोग डोनर के एग में इंसर्ट करेंगे. ऑफ कोर्स डोनर के एग में से जो ओरिजिनल न्यूक्लियस था इसको हटा देंगे. इसका मतलब है जो फाइनल फर्टिलाइज प्रोडक्ट है वो डोनर का एग है. इस डोनर के एग में फ्यूज्ड क्रोमोसोम्स है, फादर के हाफ जीन्स और ओरिजिनल मदर के हाफ जीन्स एंड डोनर मदर की माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर आपको मिलेगा. अब नोट करना है, केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है. दैट इज जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन. ठीक है, किसी ने मुझे अच्छे से याद है क्लास में पूछा था कि सर न्यूक्लियस के बदले हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लेस कर सकते हैं क्या? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया एक नहीं होता, न्यूक्लियस तो एक है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एक नहीं है. आई होप यू गेट द आंसर राइट. तो यहाँ पे जो रिजल्टिंग बेबी होगा, उस बेबी में 99.8% जो जीन्स होंगे वो ओरिजिनल पेरेंट से आएंगे, क्योंकि वो क्रोमोसोमल डीएनए होगा. जो क्रोमोसोम्स होंगे मेन, वो फादर और मदर से आएंगे. लेकिन अबाउट 37 जीन्स दे कम फ्रॉम द डोनर विच आर माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स. एंड दैट इज वाई द ऑफस्प्रिंग, यानी कि जो बच्चा होगा, जो बेबी होगा, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के इश्यूज नहीं आएंगे. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. इस न्यूज के बाद WHO की रिसेंटली गाइडलाइंस आई है रिगार्डिंग आर्बोवायरल डिसीजेस. तो यहाँ पे आई वुडंट थिंक द गाइडलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ऑल्दो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस भी बताऊंगा. लेकिन इस पूरे डिस्कशन से मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर नोट करें व्हाट आर दिस आर्बोवायरल डिसीजेस. जैसे कि मैंने आपको बताया, जुलाई 2025 में WHO ने रिलीज किया फर्स्ट क्लिनिकल गाइडलाइंस फॉर आर्बोवायरल डिसीजेस. ये आर्बोवायरल डिसीजेस होते क्या हैं? दीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल वायरल इन्फेक्शंस विच आर ट्रांसमिटेड बाय आर्थ्रोपॉड वेक्टर्स, मेनली द मॉस्किटोज जैसे कि एडिस इजिप्टी और कुछ टिक्स से भी ये स्प्रेड हो सकता है. ये जो टर्म है आर्बोवायरस, इट बेसिकली स्टैंड्स फॉर आर्थ्रोपॉड बॉर्न वायरस. और इसके अंदर जो मेजर डिसीजेस आते हैं वो है डेंगू, चिकन, जीका एंड येलो फीवर. अब इसके फीचर्स क्या है? आर्बोवायरल डिसीजेस के फीचर क्या है? टिपिकली ये आपको वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट्स में मिलते हैं, आपको ट्रॉपिक्स में बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं. सारे के सारे, या फिर मैं कहूँगा मेजॉरिटी जो आर्बोवायरल डिसीजेस है उनके सिम्टम्स होते हैं फीवर, हेडेक, मसल पेन, बॉडी पेन, रैशेस, और वायरस के ऊपर डिपेंड करके देयर माइट बी ब्लीडिंग, ऑर्गन फेलियर एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स एज वेल. तो कई बार होता क्या है कि जब हम लोग डायग्नोसिस करते रहते हैं तो आर्बोवायरल डिसीजेस में काफ़ी हमें दिक्कत हो जाती है कि कौन सा डिसीज पता नहीं चलता जल्दी से. सो मेनी आर्बोवायरल डिजीज हैव ओवरलैपिंग सिम्टम्स मेकिंग द डायग्नोसिस वेरी वेरी चैलेंजिंग, स्पेशली इन एरियाज लाइक अफ्रीका, जहाँ पे ऑलरेडी लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, लिमिटेड कैपेबिलिटी, तो उससे दिक्कतें हो सकती है. इसीलिए WHO ने क्लियर कट गाइडलाइंस दी हुई है. द गाइडलाइंस
फॉर दीज आर्बोवायरल डिजीजेस आर, सबसे पहले अर्ली रिकग्निशन करें सिम्टम्स के बेसिस के ऊपर। अगर रिकग्निशन हो जाए तो अच्छी चीज़ है, अगर नहीं हुआ तो इमीडिएटली लैबोरेटरी कंफर्मेशन करनी चाहिए फॉर डेफिनेटिव डायग्नोसिस। अगर समझ लीजिए सेटिंग नहीं है तो प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस भी की जा सकती है और उसके बेसिस पे इमीडिएटली ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। जो नॉन सीवियर केसेस होंगे उनको ओरल फ्लूइड थेरेपी दी जाए, साथ ही साथ पैरासीटामोल या फिर आप जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं उन्हें भी दिया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन इफ देर इज नो ब्लीडिंग और नो प्रॉब्लम विथ अदर ऑर्गन्स। पैरासीटामोल या फिर दूसरे NSAID दिए जा सकते हैं। सीवियर केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन करना होगा, जहाँ पे भी शॉक, ऑर्गन फेलियर और सीवियर ब्लीडिंग की है तो वहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन करें जल्द से जल्द। ये कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी गई है बाय WHO। अगेन एज आई टोल्ड यू, गाइडलाइंस आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट आई वुड अप्रिशिएट कि अगर आपको आर्बोवायरल डिसीज के बारे में जानकारी मिल जाए। एक सिंपल MCQ बन सकता है, व्हाट आर आर्बोवायरल डिसीजेस और विच ऑफ दीज आर आर्बोवायरल और नॉट आर्बोवायरल डिसीजेस करके MCQ बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला न्यूज़ है अगेन अबाउट WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। हाल ही में जुलाई 2025 में WHO ने पूरे विश्व को वार्निंग दी है कि चिकुनगुनिया के केसेस अलग अलग एरियाज में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। देयर हैव बीन मेजर आउटब्रेक्स इन द इंडियन ओशन रीजन, साउथ ईस्ट एशियन रीजन एंड चाइना ऑल्सो। 2025 में ही 2 लाख से भी ज़्यादा चिकुनगुनिया के केसेस आ चुके हैं। तो WHO ने वार्निंग दी है अलग अलग देशों को, उनकी अथॉरिटीज़ को कि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग रखें, सर्विलेंस रखें चिकुनगुनिया डिसीज़ के लिए। अब ये चिकुनगुनिया है क्या? चिकुनगुनिया इज अ मॉस्किटो बॉर्न डिसीज। इट्स अ मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिसीज कॉज्ड बाय चिकुनगुनिया वायरस, जिसको प्राइमरीली ट्रांसमिट करता है एडिस इजिप्टी मॉस्किटो। मच्छर से आता है एडिस इजिप्टी मॉस्किटो से। अब नोट करना है, इट डज नॉट कम ओनली फ्रॉम वन एडिस इजिप्टी मॉस्किटो, अदर एडिस मॉस्किटोज कैन ऑल्सो कैरी इट। एडिस एल्बोपिक्टस मॉस्किटो भी इसको ट्रांसमिट कर सकता है। इसका जो नाम है चिकुनगुनिया, इट बेसिकली कम्स फ्रॉम अफ्रीकन मकोंडे लैंग्वेज। मकोंडे लैंग्वेज में चिकुनगुनिया का मतलब है बेंट ओवर इन पेन, क्योंकि चिकुनगुनिया में जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उसी के बेसिस पे मकोंडे लैंग्वेज से ये डिराइव किया गया। अब चिकुनगुनिया जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रांसमिट कैसे होता है, इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू मॉस्किटो बाइट। इट डज नॉट ट्रांसमिट डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चिकुनगुनिया मच्छर से ट्रांसमिट होता है। अगर एक व्यक्ति को चिकुनगुनिया आ जाए तो दूसरे व्यक्ति को चिकुनगुनिया उससे नहीं हो सकता है। इसके अलावा सिम्टम्स इसके भी अगेन आर्बोवायरल डिसीज है, यू नो, हाई फीवर, सीवियर जॉइंट पेन, मसल पेन होता है इससे। सीवियरिटी, मोस्ट सीवियर केसेस आपको मिलेंगे स्पेशली एल्डरली और बच्चों में, और अगर किसी को क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं पहले से, कोई लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी है, तो उनमें भी चिकुनगुनिया फेटल हो सकता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया WHO ने वार्निंग दी है कि इसके काफ़ी आउटब्रेक्स हो चुके हैं। प्रिडोमिनेटली अफ्रीका से हमें एग्जाम्पल्स मिलते हैं इसकी शुरुआत की, लेकिन अभी फिलहाल 100 से भी ज़्यादा देशों में आपको चिकुनगुनिया के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और रिसर्जेंस अभी देखी गई है अफ्रीका में, एशिया में। इनफैक्ट इन अदर पार्ट्स ऑफ अमेरिका एंड यूरोप यू हैव सीन चिकुनगुनिया केसेस। इसके अलावा चिकुनगुनिया के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है। चिकुनगुनिया के लिए वैक्सीन्स अवेलेबल है। आई एम रिपीटिंग, वैक्सीन्स आर अवेलेबल। देयर आर 2 वैक्सीन्स व्हिच आर अप्रूव्ड, नॉट ग्लोबली, इन सम कंट्रीज दे हैव बीन अप्रूव्ड, बट इसका बहुत ज़्यादा वाइड यूज़ नहीं होता है। ऑल्दो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट रेजिमेंट नहीं है, जैसे कि आपने देखा आर्बोवायरल डिसीजेस के बारे में सपोर्टिव केयर दी जानी चाहिए, रेस्ट होना चाहिए, फ्लूइड्स हैं और पैरासीटामोल सिम्टम्स के बेसिस के ऊपर। और सबसे अच्छी चीज़ तो है कि प्रिवेंशन करें, क्योंकि जिससे ट्रांसमिट होता है, जैसे कि मच्छरों से ट्रांसमिट हो रहा है तो मच्छरों को पनपने ना दे। जो भी मच्छरों की ब्रीडिंग साइट्स है, जैसे कि स्टैग्नेंट वाटर है तो स्टैग्नेंट पानी को ठहरने ना दे। मॉस्किटो रिपेलेंट्स इस्तेमाल करें, नेट्स इस्तेमाल करें, कम्युनिटी क्लीनअप करें, तो जिससे कि मच्छरों की आबादी कम होगी तो चिकनगुनिया का स्प्रेड भी कम होगा। ऑलराइट, चलिए अगली खबर पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़ अबाउट बायोस्टिमुलेंट्स। रिसेंटली जुलाई 2025 में इंडिया के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने अलग अलग राज्यों को निर्देश दिया कि फर्टिलाइजर्स के साथ, जैसे कि यूरिया, DAP के साथ बायोस्टिमुलेंट्स फोर्सफुली बेचना बंद करें। कई बार ऐसा होता है, आई एम क्वाइट श्योर कि अगर आप खेती से जुड़े हुए हैं, अगर
आप किसी किसान को जानते हैं तो आई एम क्वाइट श्योर कि आपने इस तरह की प्रॉब्लम ज़रूर फेस की होगी कि कई बार फर्टिलाइजर्स की शॉर्टेज होती है, फर्टिलाइजर्स के साथ कंडीशंस आती हैं, है ना। तो कि जहाँ भी फर्टिलाइजर्स बेच रहे हैं वहाँ पे फर्टिलाइजर के साथ कई बार बायोस्टिमुलेंट ज़बरदस्ती खरीदवा देते हैं, ठीक है। तो ये जो मूव, इस तरह की जो मूव हो रही है अलग अलग स्टेट्स में, इसके खिलाफ निर्देश दिया है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने, क्योंकि वाइड स्प्रेड कंप्लेंट्स आई हैं फार्मर्स से कि रिटेलर्स ज़बरदस्ती यूरिया के साथ, डीएपी के साथ बायोस्टिमुलेंट्स को पुश कर रहे हैं। अब ये क्यों हो रहा है इसको समझते हैं, और ये निर्देश क्यों आए ये भी समझते हैं, लेकिन उससे पहले बायोस्टिमुलेंट क्या होता है नोट करना है। बायोस्टिमुलेंट इज नॉट फर्टिलाइजर। आई एम रिपीटिंग, बायोस्टिमुलेंट इज नॉट फर्टिलाइजर। बायोस्टिमुलेंट इज ऑल्सो नॉट बायोफर्टिलाइजर, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर तो आपको पता है यूरिया, डीएपी है। बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, जैसे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, राइजोबियम है, अजोटोबैक्टर है, वो बायो फर्टिलाइजर्स हो गए। लेकिन बायोस्टिमुलेंट क्या होते हैं? बायोस्टिमुलेंट्स आर सब्सटेंसेस और समटाइम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो। जब वो प्लांट पे अप्लाई किया जाता है तो नेचुरल प्रोसेस, प्लांट के नेचुरल प्रोसेस को स्टिमुलेट करके प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट करता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजर जो है वो डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स देता है। यूरिया नाइट्रोजन देता है, डीएपी आपको डायमोनियम फास्फेट है तो अमोनियम मिलेगा, उससे फॉस्फेट मिलेगा, एनपीके में आपको पोटैश भी मिलेगा। लेकिन बायोस्टिमुलेंट्स जो है दे डू नॉट वर्क एज फर्टिलाइजर्स, वो प्लांट में फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस डेवलप करते हैं। सो दे आर नॉट इवन पेस्टिसाइड्स, वो पेस्टिसाइड भी नहीं है, वो प्लांट के हॉर्मोन्स भी नहीं है, ये आपको समझना है, ठीक है। सो आप सोच रहे हैं सर व्हाट आर दीज बायोस्टिमुलेंट्स देन? बायोस्टिमुलेंट्स कैन बी एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम अ प्लांट और सीवीड। कई बार प्लांट और सीवीड के एक्सट्रैक्ट जो है वो प्लांट को सपोर्ट, जो स्ट्रेस टॉलरेंस है वो प्रोवाइड करते हैं, प्लांट का विगर बढ़ाते हैं। ह्यूमिक और फल्विक एसिड होते हैं जो सॉइल हेल्थ को एनहांस करते हैं। कई बार बेनिफिशियल बैक्टीरिया और फंगाई हो सकते हैं जो न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं प्लांट को, या फिर कई बार प्रोटीन या फिर अमीनो एसिड्स हो सकते हैं जो प्लांट ग्रोथ को ये बूस्ट करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं बायोस्टिमुलेंट्स के। अब आप सोच रहे हैं सर बायोस्टिमुलेंट्स तो काफ़ी अच्छी चीज़ लग रही है, तो निर्देश क्यों आए हैं कि बायोस्टिमुलेंट्स को फोर्सफुली फार्मर्स को ना बेचे? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? देखिए हमारे देश में अल्टीमेटली रेगुलेशन और चेकिंग इसके साथ काफ़ी दिक्कतें चलती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसकी एफिकेसी जो है ना वो इनएडिक्वेट है और कई बार फेक प्रोडक्ट्स निकल आते हैं। ऑल्दो कुछ बायोस्टिमुलेंट्स के ऊपर स्टडी हो चुकी है, कुछ बायोस्टिमुलेंट्स काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स देते हैं, बट हमारे देश में इतने सारे बायोस्टिमुलेंट प्रोडक्ट आ चुके हैं बिना किसी साइंटिफिक बैकिंग के, बिना किसी रिसर्च के, तो ये अननेसेसरली बेचे जाते हैं। इसके अलावा फेक प्रोडक्ट्स निकलते हैं, मिस लेबलिंग होती है जिससे कि फार्मर्स को मिसगाइड किया जाता है बाय सेलर्स। अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ कुछ स्टेट्स में फर्टिलाइजर के साथ ही फोर्सफुली इसको पुश किया जा रहा था, तो विच क्रिएट्स अ प्रॉब्लम एंड अल्टीमेटली एज आई टोल्ड यू इंडिया में रेगुलेटरी इश्यूज तो है ही। हिस्टोरिकली जो है कि जो बायोस्टिमुलेंट्स हमारे देश में बेचे हो जाते हैं उनकी अप्रूवल के लिए, उनकी टेस्टिंग के लिए स्ट्रिंजेंट प्रोटोकॉल्स नहीं है। तो ये एक वेलकम स्टेप है अभी फिलहाल एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री द्वारा कि निर्देश दिया गया अलग अलग राज्यों को कि बायोस्टिमुलेंट्स को अननेसेसरली पुश ना करे फार्मर्स के ऊपर। उन्हें साइंटिफिकली टेस्ट करना है, कंपल्सरी प्रूव होने के बाद ही, सर्टिफिकेशन के बाद ही उन्हें बेचा जाए या फिर उन्हें पुश किया जाए, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाए। सो दैट इज़ द बेसिक आइडिया। तो इस पर्टिकुलर न्यूज़ से आई वुड अप्रिशिएट कि आप बायोस्टिमुलेंट्स को समझें। आई होप कि आप समझ चुके हैं और आपको डिफरेंसेस पता चल चुकी हैं केमिकल फर्टिलाइजर वर्सेस दी बायो फर्टिलाइजर्स वर्सेस दी बायो स्टिमुलेंट एज वेल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन इज अबाउट बोट्राइटिस फंगस। एक फंगस के बारे में, बोट्राइटिस सिनेरिया के बारे में 2025 जुलाई में इसके ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई कि बोट्राइटिस फंगस इट स्टिल रिमेन्स अ मेजर थ्रेट टू द ग्लोबल एग्रीकल्चर। रिसेंट रिसर्च ने बताया कि ये जो नेक्रोट्रोफिक पैथोजन है ये इसके खिलाफ जो कंट्रोल मेजर्स होते हैं, जनरली किस तरह के फंजीसाइड हो या फिर कोई केमिकल है, वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पा रहा है अभी भी। अब आपको नोट करना है जो बोट्राइटिस फंगस है इट डज नॉट इम्पैक्ट ह्यूमंस, ये ह्यूमन पैथोजन नहीं माना जाता है, ठीक है। तो बोट्राइटिस फंगस इज प्राइमरीली अ प्लांट पैथोजन, प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है। अब ह्यूमंस में अगर ये आ जाए तो एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं और कई बार रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मेनली बिकॉज ऑफ दी एलर्जिक रिएक्शंस। लेकिन इसको ह्यूमन पैथोजन नहीं कंसिडर किया जा सकता और कुछ कुछ केसेस में अगर बहुत ही सेंसिटिव
व्यक्ति है, सेंसिटिव ह्यूमंस के साथ, इंटेंस एलर्जिक रिएक्शंस कैन लीड टू सीवियर प्रॉब्लम्स, बट जनरली दिस इज नॉट अ ह्यूमन पैथोजन। जो बोट्राइटिस फंगस है, बोट्राइटिस सिनेरिया, इट इज अ प्लांट फंगस, एक नेक्रोट्रॉपिक फंगा है। नेक्रोट्रॉपिक मतलब जो डेड और डीकेइंग टिश्यू को कंज्यूम करता है। बोट्राइटिस सिनेरिया इज इनफेमसली ऑल्सो नोन एज ग्रे मोल्ड। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने ग्रे मोल्ड को जरूर देखा होगा अलग अलग प्लांट पार्ट्स के ऊपर या फिर फ्रूट्स के ऊपर भी। बोट्राइटिस फंगस, बोट्राइटिक सिनेरिया जो है 1400 से भी ज्यादा प्लांट स्पीशीज को इन्फेक्ट कर सकता है, इंक्लूडिंग ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरीज, टोमेटोज, बीन्स, एप्पल्स। इनफैक्ट बहुत सारे डेवलप कंट्रीज में, स्पेशली विनियर्ड्स में जहाँ पे ग्रेप्स उगाते हैं, ग्रेप से वाइन जो बनाते हैं, वहाँ पे ये फंगस काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। टिपिकल जो सिम्टम्स होते हैं इसके प्लांट के ऊपर, ग्रे या फिर ब्राउन मोल्ड होता है, वाटर सोक लीजन्स हो सकते हैं और जल्दी से सड़ना शुरू हो जाता है। फ्रूट हो, लीव्स हो या फिर प्लांट के पार्ट्स हो, वो सड़ना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फंगस की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होती है। जनरली इट थ्राइव्स इन मॉइस्ट ह्यूमिड मॉडरेट टेम्परेचर। ये हम लोग क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। फंगस की नॉर्मल ग्रोथ मॉइस्ट ह्यूमिड और मॉडरेट टेम्परेचर में, जनरली 18 से 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस तक भी चल जाएगा। रेनी सीजन में काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड होता है, इवन ग्रीन हाउसेस में भी ये स्प्रेड हो जाता है। थोड़ा सा एसिडिक मीडियम ये फंगस पसंद करता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, ह्यूमंस के ऊपर इंपैक्ट नहीं करता, ये ह्यूमन का पैथोजन नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डैमेज कर सकता है, एग्रीकल्चरल लॉसेस ये ला सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वाइन इंडस्ट्री में इट कॉजेस समथिंग कॉल्ड एज बोट्राइटिस बंच रॉट, स्पेशली इन वेट कंडीशन, जहाँ पे पूरे के पूरे विनियर्ड में जो ग्रेप्स है वो सड़ जाते हैं, बहुत ही खराब तरीके से सड़ जाते हैं, जिससे कि जो वाइन का क्वालिटी है इट वुड गो डाउन, ओके, इट वुड बिकम एक्सट्रीमली सावर। ग्लोबली ये ऑलमोस्ट हर जगह पे प्रेजेंट है, एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में एंड इवन इन अमेरिकास। ऑलराइट, चलिए बोट्राइटिस फंगस के बाद अगला डिस्कशन करते हैं इक्वाइन डिसीज कंपार्टमेंट के बारे में। अगेन बहुत ही छोटा सा ये न्यूज़ है, थोड़ा सा फैक्चुअल भी है। यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप इस टर्म को समझें, इक्वाइन को, और ये जो कंपार्टमेंट बना है मेरठ में, इसका महत्व क्या है। हाल ही में भारत ने इस्टेब्लिश किया है हमारे देश का पहला इक्वाइन डिसीज फ्री कंपार्टमेंट एट दी रीमाउंट वेटरनरी कॉलेज इन मेरठ कैंटोनमेंट में। ये फैसिलिटी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज की गई है बाय द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ जुलाई 2025 में। मैं चाहूँगा कि जो भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं थोड़ा सा रिसर्च करें और मुझे बताएं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ का हेडक्वार्टर्स कहाँ आता है, ठीक है, और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में भी देखिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा, ठीक। अब ये है क्या, देखिए, इक्वाइन डिसीज फ्री कंपार्टमेंट होता क्या है। इक्वाइन या फिर इक्वस जो टर्म इस्तेमाल किया जाता है, इट इज यूज्ड फॉर हॉर्स, जीनस हॉर्स के लिए हम लोग इक्वस जीनस है कहते हैं। तो इक्वाइन जो है मतलब घोड़े जहाँ पे है ना, वहाँ पे कोई डिसीज नहीं है। तो इक्वाइन डिसीज फ्री कंपार्टमेंट इज अ साइंटिफिकली मैनेज्ड हाईली बायोसिक्योर जोन, जहाँ पे हॉर्सेस रखे जाएंगे ना तो वो कंप्लीटली डिसीज फ्री होंगे। Any compartment which is created, it works in very strict veterinary and biosecurity protocols। और हमारा जो मेरठ का सेंटर आया है वो एक्सट्रीम बायो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के साथ आता है। तो इस कंपार्टमेंट में रोबस्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, एनिमल हेल्थ सर्विलेंस कंटिन्यूस होगी, 24/7 मॉनिटरिंग होगी। अगर किसी घोड़े को अगर बीमारी हुई तो जल्दी से डिटेक्शन होगा और उस घोड़े को सेपरेट किया जाएगा। सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जा रहे हैं एट दिस मेरठ कंपार्टमेंट, इक्वाइन कंपार्टमेंट, विच आर गिवन बाय द WOAH। और ध्यान रखना है, इंडिया इज ऑलरेडी क्वाइट फ्री फ्रॉम द अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस, नॉट जस्ट दिस सिकनेस बट घोड़ों में दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं, जो एनिमल बॉर्न बीमारी होती है वो घोड़ों में हो सकती है। तो यहाँ पे घोड़ों की हेल्थ के लिए यहाँ पे कंपार्टमेंट बनाया गया, इक्वाइन डिसीज कंपार्टमेंट। सर इससे फ़ायदा क्या होगा? आप जानते हैं कि घोड़े कई बार रेसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं, घोड़े काफ़ी महंगे भी बिकते हैं। तो ये जो कंपार्टमेंट है, दिस इज गोइंग टू गिव इंडिया इंटरनेशनल रिकग्निशन, और इंडियन घोड़ों को भी इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलेगा कि डिसीज फ्री है, हाई परफॉर्मिंग हॉर्सेस है करके। इट कैन एनेबल इंडियन हॉर्सेस टू पार्टिसिपेट इन द इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स, right, and it will also support export of the horses. It will also boost Indian horses breeding and also trading of Indian horses. So note this down, a little factual but you can just note these down. Apart from this, WHO का recently एक
इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है जुलाई 2025 में, 3x35 इनिशिएटिव। ये 3x35 इनिशिएटिव है क्या, इसको समझने की ज़रूरत है। 3x35 इज अ कॉल बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू रेज द प्राइजेस। ध्यान रखना है, इकोनॉमिक इंटरवेंशन यहाँ पे हो रहा है, प्राइजेस बढ़ाना है टोबैको के, अल्कोहल के और शुगर ड्रिंक्स के बाय एटलीस्ट 50%। टैक्सेस बढ़ाएंगे इन प्रोडक्ट्स के ऊपर, 50% इनके रेट बढ़ने चाहिए 2035 तक। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि सिगरेट हो गया, दारू हो गया और जो शुगर हो गया, दे आर द मेजर कॉजेस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस लाइक हार्ट डिसीज, कैंसर, डायबिटीज एटसेट्रा। सो 3x35 इज एन इनिशिएटिव बाय WHO, एक टैक्स कैंपेन है जहां पे उद्देश्य ये है कि टोबैको, अल्कोहल और शुगर ड्रिंक्स का कम से कम 50% इसका रेट बढ़ जाएगा 2035 तक। तो अगेन दिस इज जस्ट अ पुश, ऐसा नहीं कि कंपलसरी हर एक देश को करना है, लेकिन 3x35 इनिशिएटिव में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे चल के अलग अलग देश इन चीज़ों के रेट्स बढ़ाएं। अब क्यों बढ़ा रहा है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, टोबैको, अल्कोहल, शुगर, दे आर मेजर ड्राइवर्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। WHO की स्टडी के अनुसार अगर इस तरह का इकोनॉमिक इंटरवेंशन होगा तो ये हमें डिसीज इम्पैक्ट को कम करने में मदद करेगा, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में मदद कर सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीवमेंट में मदद कर सकता है। अगर 50% इन प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ेगा, देन इट कुड प्रिवेंट 50 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ्स ग्लोबली ओवर द नेक्स्ट 50 ईयर्स एंड इट वुड ऑल्सो रेज मनी। ठीक है, अगले 10 सालों में 2035 तक $1 ट्रिलियन टैक्स मनी रेज होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑफ कोर्स डायरेक्ट बेनिफिट्स भी बहुत सारे होंगे, क्योंकि ज़्यादा फंड आएगा तो ज़्यादा फंड हम लोग हेल्थ पे स्पेंड कर सकते हैं, एजुकेशन पे स्पेंड कर सकते हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम पे स्पेंड कर सकते हैं। और क्योंकि इन प्रोडक्ट्स का कॉस्ट बढ़ेगा, टोबैको का कॉस्ट बढ़ेगा, अल्कोहल का कॉस्ट बढ़ेगा, तो उसकी कंजम्पशन भी कम होगी। सो इसके मल्टीपल फायदे होंगे एज पर द WHO। ठीक है, तो चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक कनेक्टेड है लिवर डायग्नोस्टिक्स के बारे में। Terbium sensor has been developed for liver cancer diagnostics. Recently, Indian Institute of Science have developed a groundbreaking sensor based on terbium. Terbium एक रेयर अर्थ मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर है 65, which shows outstanding fluorescent and radioactive properties, जो इसको बहुत ही वैल्यूएबल बनाता है फॉर मेडिकल इमेजिंग ऑल्सो एंड थेरेपी। ध्यान रखना है, टर्बियम बेस्ड ट्रीटमेंट अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन टर्बियम बेस्ड जो डायग्नोस्टिक्स है वो डेवलप हो चुका है। इन कैंसर रिसर्च टर्बियम इज यूटिलाइज्ड फॉर 2 थिंग्स। फर्स्ट वन, फ्लोरोसेंट प्रोब्स, जिससे कि हम लोग कैंसर के बायोमार्कर्स को जल्दी से डिटेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ रेडियो आइसोटोप थेरेपी में भी इस्तेमाल किया जाता है, बट बहुत ही अर्ली स्टेजेस में ये रिसर्च है अभी फिलहाल। तो चलिए समझते हैं ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, टर्बियम एक रेयर अर्थ मेटल है। टर्बियम आयॉन्स को एम्बेड किया जाता है इन द बाइल सॉल्ट बेस्ड जेल मैट्रिक्स, और उसको एक पेपर बेस्ड सेंसर डिस्क बनाया जाएगा। और ये जब लीवर के बीटा ग्लूकोरोनिडेज जो एंजाइम है उससे इंटरैक्ट करेगा, दोनों में केमिकल रिएक्शन हो जाएगा एंड इट स्विचेस ऑन ब्राइट ग्रीन ग्लो ऑफ टर्बियम, स्पेशली अंडर द अल्ट्रावायलेट लाइट। The intensity of this glow can be measured even with a smartphone और एंड फ्री सॉफ्टवेयर लाइक ImageG। इसका मतलब क्या है, आगे चल के लिवर कैंसर्स को डिटेक्ट करना बहुत ही आसान होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा और बहुत क्विक होगा यूजिंग टर्बियम बेस्ड सेंसर्स। अब क्वेश्चन उठता है, सर क्या टर्बियम को हम लोग लिवर कैंसर की ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल करते हैं? ये मैं कहूँगा थोड़ा सा अर्ली स्टेजेस में है। अगर MCQ आ जाएगा कि टर्बियम का इस्तेमाल एक तो डायग्नोस्टिक के लिए भी होता है, यस, और ट्रीटमेंट के लिए इट इज इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ रिसर्च। एज ऑफ जुलाई 2025 थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन टर्बियम के लिवर कैंसर ट्रीटमेंट के लिए प्री क्लिनिकल स्टेज में है। रेडियो एक्टिव टर्बियम जो है TB161, दे आर मेकिंग वेव्स इन टारगेटेड रेडियो न्यूक्लियोटाइड थेरेपी, स्पेशली फॉर प्रोस्टेट कैंसर। इनकी स्पेशलिटी ये बताई जाती है कि अल्ट्रा स्मॉल टारगेटिंग किया जा सकता है, जिससे स्पेसिफिकली कैंसर सेल्स को हिट कर सकते हैं और हेल्दी टिश्यू या फिर हेल्दी सेल के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। ध्यान रखना है, अभी फिलहाल ये एक्सपेरिमेंटल फेज में है, इट हैज नॉट बीन डेवलप्ड इनटू मोर एडवांस्ड थेरेपी या फिर ट्रीटमेंट, बट टर्बियम कैन बी यूज्ड फॉर बोथ डायग्नोस्टिक्स एज वेल एज थेरेपी। रिसर्च इज गोइंग ऑन। ठीक है, चलिए अगले सेक्शन में चलते हैं। मैं कहूँगा अगले न्यूज हमारी है अबाउट आकाश प्राइम। दैट मीन्स
some current affairs connected to defense. इन जुलाई 2025 आकाश प्राइम को टेस्ट किया गया। इंडियन आर्मी और डीआरडीओ ने मिलकर आकाश प्राइम की टेस्टिंग की, और ये जो टेस्टिंग हुई ये लद्दाख में हुई। इसका एक बहुत ही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको जानना ज़रूरी होगा, क्योंकि आकाश के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। इंडिया और पाकिस्तान में जब 4 डे का क्लैश हुआ था रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसके बाद जो पाकिस्तान ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था, उसमें आकाश जो हमारी सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसने काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया था। आकाश तीर डिफेंस सिस्टम वाज क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और इसी का जो नेक्स्ट वेरिएंट है आकाश प्राइम, जिसको लद्दाख में टेस्ट किया गया, यानी कि जहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड पे टफ टेरेन है, हाई ऑल्टीट्यूड पे जहाँ पे कम ऑक्सीजन है, वहाँ पे इस चीज़ की टेस्टिंग की गई है। इट इज़ गोइंग टू बी a very important defense capability for us, especially in the face of threats both from Pakistan and China. तो चलिए समझते हैं एग्जैक्टली आकाश प्राइम है क्या। ये अपग्रेडेड वर्जन है आकाश का जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, विच इज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, भारत डायनामिक्स एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। कंप्लीटली इंडिजिनस है। मेक इन इंडिया या फिर आत्मनिर्भर भारत का एक प्राइम एग्जाम्पल होगा आकाश। और इसको रिसेंटली टेस्ट किया गया इन द लो ऑक्सीजन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस इन लद्दाख एंड हिमालयन बॉर्डर रीजन। इसकी की फीचर्स क्या है? सबसे पहले इसकी टेस्टिंग हुई है 15,000 फीट पे, सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई है। इसकी रेंज कितनी है? सिमिलर टू द आकाश दैट वी हैव। दिस इज नॉट आकाश नेक्स्ट जनरेशन, ध्यान रखना है। आकाश का ही जो हायर हाइट्स पे, हायर ऑल्टीट्यूड्स पे टेस्ट किया गया है, दैट इज आकाश प्राइम। इसका रेंज है 25 to 30 किलोमीटर्स। हम लोगों ने क्लास में भी देखा कि आकाश का रेंज 25 किलोमीटर्स, मैक्स 50 किलोमीटर तक जा सकता है। स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड है, पीक स्पीड है माक 2.5। आकाश प्राइम के साथ इक्विप किया गया है इंडिजिनस एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर को भी। इसके अलावा ऑल वेदर ऑल टेरेन टेस्टिंग हुई है। इट कैन परफॉर्म इन रेरिफाइड एयर, जहां पे ऑक्सीजन की कमी है, टेम्परेचर्स भी बहुत कम है। इसके अंदर जैमिंग और काउंटर इलेक्ट्रॉनिक मेजर्स भी है। इसके अलावा इट कैन, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज सरफेस टू एयर मिसाइल। इट कैन इंटरसेप्ट वाइड वैरायटी ऑफ एरियल थ्रेट्स। ड्रोन्स हो सकते हैं, फाइटर जेट्स हो सकते हैं, क्रूज मिसाइल्स हो सकते हैं, उन्हें भी ये इंटरसेप्ट कर सकता है। इनकी ऑपरेशन हम लोगों ने ज़रूर देखी थी, फिर इनका जो वर्क हम लोगों ने देखा था ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। इसके अलावा इसकी जो डिप्लॉयबिलिटी होगी, अभी इट गिव अस अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि ये मोबाइल सिस्टम है और इट विल ब्रिंग दैट हायर डिफेंस कैपेबिलिटी इन अस, स्पेशली फॉर बॉर्डर डिफेंस। ऑलराइट, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ आकाश प्राइम। नोट करना है आकाश, आकाश प्राइम एंड आकाश एनजी, देयर आर डिफरेंट। आकाश एनजी अभी डेवलपमेंट में है। इसके अलावा जुलाई 2025 में 2 बैक टू बैक टेस्ट किए गए प्रलय मिसाइल के। इंडियाज प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट डीआरडीओ, इट कैरी 2 बैक टू बैक सक्सेसफुल टेस्ट्स ऑफ प्रलय। कहाँ से टेस्ट किया गया आप जानते हैं, मैं हमेशा क्लास में भी आपको मैंने बताया है। 3 इंपॉर्टेंट लोकेशंस आपको थोड़ा सा ध्यान रखने चाहिए। एक तो है डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड, फॉर्मरली इट वाज कॉल्ड एज व्हीलर आइलैंड। यहाँ पे मिसाइल टेस्टिंग होती है। थोड़ा सा सदर्न साइड में आओगे तो आपको श्रीहरिकोटा मिलेगा, जहाँ से हमारे रॉकेट्स लॉन्च होते हैं। इसरो का मेन लॉन्चिंग स्टेशन है। और थोड़ा सा और आप सदर्न साइड में जाओगे टुवर्ड्स केरला, और द केरला, एट द केरला टिप यू विल फाइंड तुम्बा इक्वेटर लॉन्चिंग स्टेशन, विच इज़ मेनली यूज्ड फॉर लॉन्चिंग साउंडिंग रॉकेट्स नाउ। इसके अलावा एक और हमारा जो लॉन्च पैड है, फिर लॉन्चिंग स्टेशन है, इट इज़ बीइंग डेवलप्ड इन तमिलनाडु इन कुलशेखरपट्टनम। इसके बारे में जब भी डेवलपमेंट आएगी तो इसको नोट करते रहना है। तो हाल ही में अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा कोस्ट से इसकी टेस्टिंग हुई। और प्रलय हमारी जो मिसाइल है, इसकी कैपेबिलिटीज़ को देखते हैं। 2 बैक टू बैक जो टेस्ट्स हुए, दे वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। लेट मी जस्ट गिव यू सम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट प्रलय। प्रलय एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और ये क्वाज़ी बैलिस्टिक है। इट इज़ क्वाज़ी बैलिस्टिक, यानी कि इसकी स्पीड इट गोज टू 1 to 1.6 मार्क, अ लिटिल हायर देन दैट ऑल्सो। 2 स्टेज रॉकेट होगा इसमें। इसके अलावा इसकी रेंज होगी 150 से 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर तक रेंज होगी। और प्रलय हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, प्रलय कैनिस्टर लॉन्च होता है, यानी कि मोबाइल है। हम लोग इसको बेमेल की तत्रा ट्रांसपोर्टर पे इसको रख सकते हैं, इरेक्ट करके आराम से मूव कर सकते हैं। टोटल इसका मास है 5 टन, और जैसे कि मैंने आपको बताया ऑपरेशनल रेंज 500 किलोमीटर। इसमें से 1000 kg पेलोड, या फिर वॉरहेड मैं कहूँगा, नॉट पेलोड, वॉरहेड ये कैरी कर सकता है। वॉरहेड एक इंडिविजुअल बॉम्ब भी हो सकता है या फिर क्लस्टर बॉम्ब्स भी हो सकते हैं। 1000 kg वॉरहेड ये कैरी कर सकता है। सो दिस इज गोइंग टू एनहांस आवर डिफेंस कैपेबिलिटीज फर्दर। और ये हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि
प्रलय को डिज़ाइन किया गया है प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए। यहाँ पे ऑलरेडी एडवांस इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम्स इंस्टॉल किए गए हैं, लगाए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सैटेलाइट नेविगेशन से भी इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, स्पेशली टर्मिनल फेजेस में। इसको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर समझा जाता है पाकिस्तान की नसर मिसाइल के लिए। पाकिस्तान की जो नसर मिसाइल है उसका काउंटर हम लोग मानते हैं। और इसकी जो रेंज है 500 किलोमीटर्स की मैक्सिमम रेंज, इट फिल्स दैट क्रिटिकल गैप विच इज़ देयर बिटवीन लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज रॉकेट्स। आप जानते हैं हमारे पास ऑलरेडी शॉर्ट रेंज रॉकेट आर्टिलरी है, पिनाका बैरल रॉकेट्स है, और लॉन्ग रेंज में हमारी अग्नि सीरीज है, राइट। अग्नि 1 2 3 4 5 6 सीरीज है। अग्नि सीरीज इज लॉन्ग रेंज, लेकिन ये इन दोनों के बीच में आता है। इसकी मैक्सिमम रेंज है 500 किलोमीटर्स। और आगे चल के प्रलय को हम लोग एआई बेस्ड और या फिर एआई इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, एआई बेस्ड कमांड और कंट्रोल सेंटर्स जब आएंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मिसाइल इन आवर डिफेंस इन फ्यूचर। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रलय के बाद लेट्स टॉक अबाउट आईएनएस उदयगिरी। इनफैक्ट मैं आईएनएस उदयगिरी के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टॉक मोर अबाउट प्रोजेक्ट 17A। जुलाई में प्रोजेक्ट 17A के अंडर इनफैक्ट 2 हमारी जो वेसल्स हैं, जो स्टेल्थ फ्रिगेट्स हैं, उन्हें डिलीवर किया गया। आईएनएस उदयगिरी भी हुई और आईएनएस हिमगिरी भी हुआ। तो INS उदयगिरी द सेकेंड ऑफ द 7 stealth frigates, and there was again INS हिमगिरी also which was delivered at the end of July। तो INS उदयगिरी क्या है? सबसे पहले ये प्रोजेक्ट 17A के अंडर एक स्टेल्थ फ्रिगेट है। स्टेल्थ क्या होता है? जो रेडार जिसके पास रेडार से बचने की कैपेबिलिटीज होती है, तो इसके अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं। साथ ही साथ ये फ्रिगेट्स में आते हैं। अब ये जो INS उदयगिरी है या फिर इस सीरीज का प्रोजेक्ट 17A में जो भी फ्रिगेट्स बनेंगे उसकी ओवरऑल लेंथ होगी 142 मीटर्स विद अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 6200 टन। It is named after a mountain range from Andhra Pradesh, Udaygiri. Not just Udaygiri, there is also another which was delivered, as I told you, Himgiri. अब this is about INS उदयगिरी और ये फ्रिगेट है। अब आपको ध्यान रखना है, नेवी की जो शिप आते हैं वहां पे 3 मेजर वेरिएंट्स होते हैं। देयर इज कॉर्वेट, देयर इज फ्रिगेट एंड देयर इज अ डिस्ट्रॉयर। और इन तीनों में अंतर क्या होता है? इनके साइज का, इनके वेट का और इनकी कैपेबिलिटी का। जनरली जो कॉर्वेट होते हैं, कॉर्वेट्स अ स्मॉल वॉरशिप जिसके अंदर लाइट आर्म्स कैरी कर सकता है और हाई मैन्यूवरेबिलिटी होती है। वहीं पे फ्रिगेट मीडियम साइज के शिप्स होते हैं जहां पे 2000 से 5000 6000 टन तक इनका वेट हो सकता है और ये गाइडेड मिसाइल्स को कैरी कर सकते हैं। एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी भी इनके पास हो सकती है। डिस्ट्रॉयर्स सबसे बड़े होते हैं, 5000 से 10000 टन वेट हो सकता है, थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं और इनके साथ क्रूज मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल्स, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, अलग अलग मिसाइल्स कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा देर आर फास्ट मूवर्स लाइक क्रूजर्स ऑल्सो। इंडिया के पास डिस्ट्रॉयर्स भी है, कॉर्वेट्स भी है, फ्रिगेट्स भी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोजेक्ट 17A के अंदर इंडियन नेवी डिजाइन कर रहा है जहां पे 7 नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ फ्रिगेट्स हमारे पास आने वाले हैं, जिसमें से 3 आ चुके हैं। इसके पहले वाला जो प्रोजेक्ट था वो था प्रोजेक्ट 17। शिवालिक क्लास के फ्रिगेट्स ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें आत्मनिर्भरता दिख सकती है क्योंकि जो फ्रिगेट्स डेवलप हो रहे हैं ये प्रिडोमिनेंटली मजगांव डॉक जो शिप बिल्डर्स है मुंबई में वो डेवलप कर रहे हैं और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स कोलकाता के हैं। 3 यहाँ पे फ्रिगेट्स वो डेवलप कर रहे हैं। आई एम क्वाइट श्योर कि अगर कोई शेयर मार्केट से इन्वॉल्व व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है तो आई एम क्वाइट श्योर दैट मजगांव डॉक, गार्डन रीच शिप बिल्डर, इसके बारे में काफ़ी सारी एनालिसिस आपने देखी होगी। एंड क्योंकि हम लोग डिफेंस स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, शिप बिल्डिंग स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, इन द लास्ट few years they have been on upswing, but again there is a lot of volatility also which is seen. I'm quite sure you must have heard about these companies. इसके अलावा जो प्रोजेक्ट का स्टेटस है, जैसे कि मैंने आपको बताया INS नीलगिरी ऑलरेडी ये डिलीवर हो गया था, इसको कमीशन भी किया गया है जनवरी 2025 में। इसको मजगांव डॉक ने डेवलप किया था। INS उदयगिरी सेकेंड शिप 1 जुलाई को डिलीवर हो चुकी है, जल्दी ही कमीशन हो जाएगी। तीसरी शिप INS हिमगिरी को डिलीवर किया GRSC ने 31 जुलाई को, जुलाई के लास्ट डे पे। इसके अलावा 4 more ships, not 5 actually, 4 more ships are there under construction at MDL and GRSC टोटली, और 4 डिलीवर होंगे, नॉट 5। तो इनकी डिलीवरी भी अगले साल के एंड तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखें। इससे जुड़ी हुई अगर कोई खबर आएगी तो प्लीज़ कीप अ ट्रैक ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नाउ लेट्स मूव ऑन टू मिसलेनियस न्यूज़. मैं कहूँगा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मिसलेनियस न्यूज़ सेक्शन में चलते हैं. फ्लेम रिटार्डेंट्स के बारे में एक आईसीएमआर की रिपोर्ट आई है. थोड़ा सा रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा, बट मुझे लगता है कि फ्लेम रिटार्डेंट्स जो है ना, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के लिए. हाल ही में जुलाई 2025 में इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी पब्लिश की है जहां पे हेल्थ रिस्क को बताया है बिकॉज ऑफ फ्लेम रिटार्डेंट्स. फ्लेम रिटार्डेंट्स कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में हर जगह पे, ऑलमोस्ट हर जगह पे पाए जाते हैं. आपकी बेडरूम में जो बेडशीट्स होंगे, बेडस्प्रेड्स होंगे, प्लास्टिक वाली चीज़ें हैं, आपकी कार में, आपकी ट्रेन में, एयरक्राफ्ट में, ऑलमोस्ट एवरीवेयर यू कैन फाइंड फ्लेम रिटार्डेंट इनकॉर्पोरेटेड थिंग्स. फ्लेम रिटार्डेंट्स होते क्या है, नाम से आपको पता चल रहा है. फ्लेम रिटार्डेंट्स आर केमिकल्स विच आर एडेड टू मटेरियल, जैसे कि प्लास्टिक में, फोम्स में, टेक्सटाइल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में. आपने सुना होगा कि वायर्स दैट डोंट कैच फायर. क्यों? क्योंकि उस वायर में या फिर उस वायर के ऊपर जो प्लास्टिक कोटिंग है उसके अंदर फ्लेम रिटार्डेंट्स ऐड किए गए हैं. अब आईसीएमआर की एक रिपोर्ट आई है जहां पे कुछ फ्लेम रिटार्डेंट्स जो एक्सटेंसिवली यूज हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, उसमें से कुछ के ऊपर नज़र है. एंड सम ऑफ देम हैव बीन सीन टू हैव कार्सिनोजेनिक इफेक्ट, यानी कि कैंसर कॉजिंग इफेक्ट हो सकता है. स्पेशली उसमें से एक है टीसीईपी. तो यहाँ पे जो स्टडी आई है आईसीएमआर की, उसमें TCIIPP, TDCIPP एंड TCEP को एनालाइज किया गया. ये क्या है आपको थोड़ी देर में पता चलेगा. लेट्स गेट इनटू द इन्वेस्टिगेशन इटसेल्फ. स्टडी इसलिए हुई, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि फ्लेम रिटार्डेंट्स ऑलमोस्ट यूनिवर्सल प्रेजेंस हो चुकी है. दे हैव बिकम यूबिक्विशियस एवरीवेयर. मैंने आपको जैसे बताया कि आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में जितने प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करते हो ना, कार में मिलेंगे आपको, बस में मिलेंगे, ट्रेन में मिलेंगे, इवन घर पे पेंट, आपकी जो पेंट में फ्लेम रिटार्डेंट्स डालते हैं, वायर्स में फ्लेम रिटार्डेंट्स डालते हैं, तो एवरीवेयर यू कैन फाइंड इट. तो कुछ कुछ जो फ्लेम रिटार्डेंट्स है, जैसे कि TCIPP, ट्रिस 1-क्लोरो आइसोप्रोपाइल फॉस्फेट, TDCIPP, ट्रिस 1,3 डाइक्लोरोप्रोपाइल फॉस्फेट एंड ट्रिस 2-क्लोरो इथाइल फॉस्फेट, TCEP. इनमें से आईसीएमआर की रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कि TCEP जो है इट इज कार्सिनोजेनिक और इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. ऑलरेडी WHO ने भी इसके ऊपर हाईलाइट किया हुआ है. यूनाइटेड स्टेट्स EPA, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो अथॉरिटी है, उन्होंने भी इसके ऊपर हाईलाइट किया हुआ है. ऑल्दो बाकी जो केमिकल्स हैं वो भी अंडर स्क्रूटिनी है, बट दे हैव नॉट बीन कॉल्ड कार्सिनोजेंस. उनके जो दूसरे हेल्थ इफेक्ट्स हैं उनके ऊपर स्टडी की जा रही है. अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जो नाम है आपके लिए ये उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है. अब करंट अफेयर्स में अगर है तो कई बार इस तरह की टर्मिनोलॉजीज, विच ऑफ दीज आर फ्लेम रिटार्डेंट्स, इस तरह के सवाल बन सकते हैं. बट अगेन दैट्स अ वेरी फार फेचड काइंड ऑफ अ क्वेश्चन आई वुड से. लेकिन आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि ये फ्लेम रिटार्डेंट्स है क्या. थोड़ी देर में इनका जो एप्लीकेशन है वो समझेंगे. आईसीएमआर की जो रिकमेंडेशन है ये, उसमें स्ट्रिक्टर रेगुलेशन या फिर इवन बैन बताया गया है फॉर टॉक्सिक केमिकल्स लाइक TCEP. साथ ही साथ ऑल्टरनेटिव्स को डेवलपमेंट करने की रिकमेंडेशन दी है आईसीएमआर ने. और हम लोग नॉन हेलोजेनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट की तरफ मूव हो, ये भी एक रिकमेंडेशन आई हुई है. ये ग्लोबल ट्रेंड ही है. एंड ऑल्सो टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट दिस फ्लेम रिटार्डेंट्स, हेल्थ एडवाइजरीज जनरेट करे, हेल्थ एडवाइजरीज दे और अवेयरनेस क्रिएट करे पब्लिक में, ताकि लोगों को पता चले फ्लेम रिटार्डेंट्स के इश्यूज. अब कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं? हाउस होल्ड आइटम्स में, जैसे कि फर्नीचर हो, आपके सोफा से, मैट्रेसेस से, कर्टन्स है, बेडिंग है, ड्रेप्स, वहाँ पे. इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होता है, टेलीविजन केसिंग्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स जो प्लास्टिक इस्तेमाल होता है वहाँ पे. वायरिंग में मैंने आपको बताया. किचन अप्लाइंसेस में इस्तेमाल होता है, माइक्रोवेव में, कॉफ़ी मेकर्स में, जो आपके बर्तन होते हैं उसके जो हैंडल्स होते हैं उसमें भी फ्लेम रिटार्डेंट्स होते हैं. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में होता है. ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे कि कार में, आपके ट्रेन में, बस में, एयरप्लेन में, एवरीवेयर इट इज़ यूज्ड. इन दिस सेंस द रिपोर्ट बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे रोज़मर्रा के जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं उनके उनके अंदर फ्लेम रिटार्डेंट्स मिल रहे हैं, तो उसकी रेगुलेशन होना बहुत बहुत ज़रूरी है. ऑलराइट, राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स टॉक अबाउट न्यूज़ कनेक्ट टू एग्रीकल्चर, क्रॉपिक के बारे में. In July 2025, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare launched Cropic Initiative, CROPIC. क्रॉपिक एक हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में डिजिटल इनोवेशन वाला स्टेप है. अब इसके ऊपर अगर इंडिविजुअल सवाल भी ना आए तो मैं ज़रूर चाहूँगा जो भी इस बार का मेंस लिख रहे हैं, क्रॉपिक का एग्जाम्पल ज़रूर लिख लें. क्योंकि अगर सवाल आएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशंस क्या है, उसका एक एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में वुड बी दिस एग्जाम्पल, वुड बी क्रॉपिक इटसेल्फ. इनफैक्ट AI इन एग्रीकल्चर के ऊपर सवाल आएगा तो क्रॉपिक का एग्जाम्पल आप दे सकते हो. स्टैंड अलोन क्वेश्चन भी ना बने या फिर स्टैंड अलोन टॉपिक
इसके ऊपर सवाल अगर ना भी आए तो इसको एक उदाहरण के तौर पे इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्रॉपिक इज़ एन इनिशिएटिव विच ब्रिंग्स डिजिटल इनोवेशन एआई इनटू एग्रीकल्चर। अब सबसे पहले क्रॉपिक किससे जुड़ा हुआ है? ये एक डिजिटल इनिशिएटिव है इन द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आप जानते हैं कि फसल बीमा योजना में अगर फसल खराब हुई है, फसल का नुकसान हुआ है, तो उसकी असेसमेंट हमें करनी पड़ेगी। तो असेसमेंट अब इन जनरल कैसे हुआ करती थी पहले इन दी ओल्डर इंश्योरेंस स्कीम्स, कि इंडिविजुअली जो मिनिस्ट्री से या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से लोग रहेंगे वो जाएंगे, लैंड का सर्वे करेंगे, नुकसान हुआ है कि नहीं सर्वे करेंगे, फार्मर का एक क्लेम होगा और फिर बाद में डिपार्टमेंट एक नंबर देगा। तो इंश्योरेंस में काफ़ी डिले हुआ करता था। अब यहाँ पे डायरेक्टली एआई और फील्ड फोटोग्राफ्स की इस्तेमाल से, अगेन दीज फोटोग्राफ्स वुड बी क्राउड सोर्स, मोबाइल ऐप के थ्रू डायरेक्टली असेसमेंट की जा सकती है, कितना क्रॉप लॉस हुआ है, कितना नुकसान भरपाई होना चाहिए, सारी चीज़ें अभी ऑटोमेटिक होगी। कैसे ये वर्क करेगा? फार्मर्स कैन टेक फोटोग्राफ्स ऑफ देयर क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स, 4 से 5 टाइम ड्यूरिंग द क्रॉप, यानी कि पहले जैसे ही आपकी सोइंग हो जाएगी उसके बाद कुछ दिनों बाद एक पिक्चर, थोड़ी सी ग्रोथ के बाद एक पिक्चर, जिससे धीरे धीरे पता चलता रहेगा कि किस तरह से क्रॉप की ग्रोथ हो रही है। फोटोज विल बी जियो टैग, यानी कि किस समय पे लिया हुआ है, किस लोकेशन पे लिया हुआ है, टाइम स्टैम्प रहेगा, लोकेशन सब कुछ, और ये अपलोड किए जाएंगे इन दी ऐप। और एआई पावर्ड जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है ये एनालाइज करेगा, ये एनालाइज करके आपको सारी इनपुट्स देता रहेगा। तो ये एक वेब बेस्ड डैशबोर्ड है जहाँ पे ऑफिशियल्स हो, फार्मर्स हो, जो डिपार्टमेंट के लोग हो, सभी को आसानी से डेटा मिल सकता है, क्विक और ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग हो सकती है, जिससे कि आसानी से इंश्योरेंस पे आउट किया जा सकता है टू द फार्मर्स। ऑलराइट, अब सर क्या ये पूरा देश भर में आ रहा है? अभी फिलहाल नहीं है, ध्यान रखना है। करंटली इट्स अ पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट में हर सीजन में, आप जानते हैं कि हमारी मेन जो 2 सीजन से क्रॉपिंग की, खरीफ में और रबी में, तो हर सीजन में एटलीस्ट 50 डिस्ट्रिक्ट में आएगा। इस तरह का प्लान है 2026 तक, यानी कि अगले साल तक कंप्लीट कवरेज होगी थ्रू आउट द कंट्री। इसके लिए फंडिंग भी आ चुकी है। फंडिंग इज डन वाया द फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। 825 करोड़ रुपए टेक इनिशिएटिव्स के लिए दिए गए हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके काफ़ी बेनिफिट्स हो सकते हैं। एक्यूरेट टाइमली लॉस एस्टिमेट हो सकता है, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, फार्मर्स की एम्पावरमेंट है, क्राउड सोर्सिंग है डेटा का, तो फैक्चुअल एविडेंस मिलेगा, इससे मैल प्रैक्टिस कम होगा, और जो भी क्लेम्स हैं उनकी स्ट्रीमलाइनिंग होगी। तो इसका फ़ायदा मैं कहूँगा फार्मर्स को भी होगा, इसका फ़ायदा सरकार को भी होगा, इसका फ़ायदा इवेंचुअली इंश्योरेंस कंपनीज, जो भी स्टेक होल्डर्स है, सभी को इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि प्रोसेस वुड बी मच स्मूदर नाउ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है स्टारलिंक के बारे में। आई एम क्वाइट श्योर आप सभी लोगों ने स्टारलिंक को ज़रूर सुना होगा, स्टारलिंक के बारे में ज़रूर आपको आइडिया होगी। इलॉन मस्क का नाम काफ़ी अखबारों में होता है, और जुलाई 2025 में भारत का जो स्पेस रेगुलेटर है, इसरो नहीं है, भारत का जो स्पेस रेगुलेटर है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस, इन्होंने स्टारलिंक को 5 साल की ऑथराइजेशन दी है कि आप इंडिया में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। इनका परमिट अभी वैलिड होगा टिल जुलाई 2030। अब ये स्टारलिंक है क्या? आप सभी को पता है, स्टारलिंक एक ग्लोबल सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। इसको प्रोवाइड करता है स्पेसएक्स, जो इलॉन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, उसी का मैं कहूँगा सब्सिडरी नहीं, मतलब इलॉन मस्क की ही दूसरी कंपनी है स्टारलिंक, जो सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करती है। ये कहा जाता है कि स्टारलिंक का हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रोवाइड करता है ऑलमोस्ट एनीवेयर ऑन द प्लैनेट। क्यों? क्योंकि 2000 से भी ज़्यादा इनके लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च्ड है, 550 किलोमीटर्स के ऊपर थोड़ा सा लॉन्च्ड है। एक पूरा कॉन्स्टलेशन बना हुआ है इनका, जिससे पूरे अर्थ को कवर कर सकते हैं। ये कैसे काम करते हैं, ध्यान रखना है। जो पहले वाले सैटेलाइट कम्युनिकेशन हुआ करते थे, वो नॉर्मली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से हुआ करते थे। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो 36,000 किलोमीटर ऊपर होंगे। जो अभी की सैटेलाइट सर्विसेज आ रही है, दे कम फ्रॉम अ डेंस नेटवर्क और अ कॉन्स्टलेशन ऑफ मैनी सैटेलाइट्स इन द लो अर्थ ऑर्बिट। अब क्योंकि ये लो अर्थ ऑर्बिट में है, इसका मतलब क्या है, डेटा ट्रैवल टाइम कम होगा, यानी कि स्पीड बढ़ेगी। अब नोट करना है, अभी फिलहाल इनकी स्पीड हमारे वायर नेटवर्क की जितनी तो नहीं है। टिपिकली जो स्टारलिंक का एवरेज स्पीड आपको मिलेगा 50 से लेकर 300 एमबीपीएस, ऑल दो क्लेम और भी ज़्यादा करते हैं, बट रियल वर्ल्ड इस्तेमाल में 300 एमबीपीएस तक पहुंच जाएगा। काफ़ी ज़्यादा एटेन्यूएशन, काफ़ी ज़्यादा लॉसेस भी हो सकती है, और इनकी लेटेंसी भी अभी फिलहाल हाई है। लेकिन जैसे जैसे सैटेलाइट के नंबर्स बढ़ेंगे, जैसे कवरेज और बढ़ेगी,
तो शायद स्पीड और बढ़ सकती है और यूज़र को कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट लाइक वी हैव आर सेट टॉप बॉक्स एंड एन एंटीना, वैसी ही चीज़ होगी, लेकिन इंसान मूव हो सकता है। जैसे अब जैसे समझ लीजिए मुझे इंटरनेट की ज़रूरत है और मैं एक शिप में हूँ, तो मैं स्टारलिंक का इंटरनेट ले सकता हूँ। मेरे पास क्या होगा, मेरे पास केवल एक स्टार डिश होगा और एक राउटर होगा, और डायरेक्टली इट इज कनेक्टेड टू द सैटेलाइट्स थ्रू रेडियो वेव्स, और मुझे इंटरनेट मिलता हुआ जाएगा। सो द सिस्टम इज प्लग एंड प्ले, ताकि एक्सेस कहीं पे भी मिल सकती है। रूरल एरिया में एक्सेस मिल सकती है, डिजास्टर हिट एरियाज में मिल सकती है। तो जहाँ पे भी आपका मोबाइल का इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर मोबाइल इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टावर्स नहीं है, वायर्स नहीं है, तो वहाँ पे स्टारलिंक का इंटरनेट इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। और अभी इंडिया में भी इसके फायदे आपको मिल सकते हैं। अब सवाल उठता है, सर क्या इंडिया में केवल स्टारलिंक एक ही कंपनी है जो इस तरह का इंटरनेट प्रोवाइड करती है? नहीं, दूसरी कंपनीज भी हैं। कुछ इंडियन कंपनीज है, कुछ बाहर वाली कंपनीज है, जिन्हें अभी और अप्रूवल मिलनी है। जैसे कि वनवेब है, इनफैक्ट वनवेब को ऑलरेडी इसको मिली हुई है अनुमति, रेगुलेटरी नॉट इज देयर विथ वनवेब। वनवेब इज बैक्ड बाय भारती ग्रुप, एयरटेल का जो ग्रुप है, इनके भी लो अर्थ ऑर्बिट में अलग अलग सैटेलाइट्स है। देयर इज अ कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स, दे वांट टू सर्व द रिमोट एंड अंडर सर्व रीजन्स ऑफ इंडिया। जियो एससीएस भी आने वाला है। जियो एससीएस की सर्विसेज अभी तक आई नहीं है। रिलायंस और जियो की जो पार्टनरशिप है, रिलायंस जियो की पार्टनरशिप है लग्जमबर्ग बेस्ड एससीएस से, एंड दे आर ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड इंटरनेट सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज। और अमेजन कुइपर जो है, अमेजन का कुइपर जो इंटरनेट सिस्टम है या फिर इंटरनेट सर्विस है, उसको अभी तक अनुमति मिली नहीं है, तो शायद आगे चल के इसको भी अनुमति मिल सकती है। ऑलराइट, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट शिनकानसेन टेक्नोलॉजी। अब ये जो शिनकानसेन टेक्नोलॉजी है, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बन जाती है। इट इज़ कनेक्टेड टू हाई स्पीड रेलवे, हाई स्पीड ट्रेन्स। इंडिया का जो पहला बुलेट ट्रेन है, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहे हैं, और यहाँ पे जापानीज शिनकानसेन टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। पार्शियल इसका सेक्शन अगले 2 सालों में ओपन हो जाएगा। जो गुजरात का सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा। मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन की सर्विस शायद 2028 तक स्टार्ट हो जानी चाहिए। अब ये शिनकानसेन टेक्नोलॉजी क्या है, मैं चाहूँगा कि इस पूरे डिस्कशन से जस्ट रिमेंबर व्हाट इज शिनकानसेन टेक्नोलॉजी कनेक्टेड टू, और उसकी फीचर्स क्या है। शिनकानसेन टेक्नोलॉजी इज कनेक्टेड टू बुलेट ट्रेन्स, और शिनकानसेन इट रेफर्स टू जापानीज टेक्नोलॉजी, जहाँ पे उनकी जो हाई स्पीड ट्रेन्स है विच आर नोन फॉर एक्सेप्शनल स्पीड, सेफ्टी रिकॉर्ड, पंक्चुअलिटी एंड एडवांस्ड इंजीनियरिंग अचीवमेंट्स, इसको हम लोग अप्लाई कर रहे हैं बिटवीन द अहमदाबाद मुंबई रेल ऑल्सो। शिनकानसेन टेक्नोलॉजी इट इंक्लूड्स सिग्नलिंग, रोलिंग स्टॉक्स, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड डिजाइन स्टैंडर्ड्स। एरोडायनेमिक डिजाइंस होगी जो ट्रेन्स होगी, नॉट प्लेन ट्रेन्स की। एडवांस सेफ्टी मैकेनिज्म्स होंगे अर्थक्वेक डिटेक्शन के लिए। सीमलेस राइड होगी, सेपरेट जो ट्रैक्स होंगे इसके, और उसी ट्रैक पे वही हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चलेगी। इसके अलावा इस पूरे सिस्टम के लिए उनका खुद का ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम होगा विच विल एनहांस सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। और यही सारी चीज़ें, यही सारी टेक्नोलॉजीज हम लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। शिनकानसेन ट्रेन्स या फिर शिनकानसेन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन इन ऑपरेशन इन जापान सिंस 1964। चलिए अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फिजिक्स से जुड़ी हुई, मैटर और एंटी मैटर सिमेट्री के बारे में। हाल ही में सर्न के जो लार्ज हैड्रॉन कॉलिडर में है, वहां पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ। उस एक्सपेरिमेंट में मैटर एंटी मैटर सिमेट्री से जुड़ा हुआ हमें वॉयलेशन देखने को मिला इन बैरियॉन्स। जो कॉन्जुगेशन या फिर चार्ज पैरिटी वॉयलेशन कहते हैं, उसको हम लोगों ने देखा इन सर्टन क्लास ऑफ पार्टिकल्स, स्पेशली इन बैरियर्स। इसको रिपोर्ट किया गया इन जुलाई 2025। आई एम क्वाइट श्योर कि यहाँ तक सुन के आपको चीज़ें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रही है। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे है, एक सर्कुलर कोलाइडर है, जहाँ पे हम लोगों ने हिग्स बोसॉन की पुष्टि की थी 2012 में। वहीं पे ये एक्सपेरिमेंट रन किया गया जहाँ पे मैटर और एंटी मैटर की सिमेट्री के बारे में हमें पता चला। अब नोट करना है, यहाँ पे मैटर, एंटी मैटर और डार्क मैटर अलग अलग होते हैं। हम लोगों ने पहले भी चर्चा की हुई है। मैटर वो है विच इज मेड अप ऑफ एटम्स, एटम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। और मैटर जो है वो लाइट के साथ इंटरेक्ट करता है, उसको हम लोग ऑर्डिनरी मैटर कहते हैं। और डार्क मैटर भी है हमारे कॉस्मोस में, हमारे यूनिवर्स में अप्रोक्सीमेटली 26-27% डार्क मैटर है कहा जाता है। वो किन चीज़ों से बना है, किन पार्टिकल से बना हुआ है, वी डू नॉट नो, बट हमें पता है कि वो है। डार्क मैटर जो है
वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल पुल को प्रोड्यूस करता है। वहीं पे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डार्क एनर्जी विच इज ऑपोजिट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स विच कंप्राइजेस अबाउट 68-69% ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, एंटायर कॉस्मोस। डार्क एनर्जी क्या है, डार्क मैटर क्या है, इसके ऊपर ढेर सारी रिसर्च चल रही है, लेकिन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, वी आर टॉकिंग अबाउट मैटर एंड एंटी मैटर। अब जो ऑर्डिनरी मैटर है विच इंटरेक्ट्स विथ लाइट, इट इज अबाउट 4.9 to 5% ऑफ द एंटायर कॉस्मोस। और एंटी मैटर क्या है, विच इज द मिरर ऑफ मैटर। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, एटम्स कंप्राइज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच हैव नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स विच हैव पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स विच हैव नो चार्ज। वहीं पे एंटी मैटर इट कंप्राइजेस ऑफ एंटी पार्टिकल्स, जैसे कि पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन, इस तरह के पार्टिकल से बना हुआ है। और हमारे पूरे कॉस्मोस में कॉस्मिक रेज, जो हमारी जो कॉस्मिक रेडिएशन है, उसमें 1% हम लोग कहते हैं कि एंटी मैटर है। जब भी मैटर और एंटी मैटर मिलेंगे, दोनों एक दूसरे को एनहाइलाइट कर देंगे, दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे। इसीलिए मैटर और एंटी मैटर क्या है, बहुत ही सिंपली समझने के लिए, दे आर मिरर वर्जन्स ऑफ ईच अदर। अगर मैटर है तो उसका एक एंटी मैटर वर्जन होगा। लेकिन जब बिग बैंग हुआ, शुरुआत में जब ब्रह्मांड की रचना हुई, तो मैटर और एंटी मैटर ने दोनों को कैंसल आउट कर दिया। लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास 5% मैटर है, बट देयर इज नो एंटी मैटर। अब इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इस एसिमेट्री को स्टडी किया जा रहा है। जनरली हम लोग मैटर और एंटी मैटर को कंप्लीटली सिमेट्रिकल समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा मैटर मिलता है। एंटी मैटर इज वेरी वेरी स्केर्स। इनफैक्ट एंटी मैटर को हम लोग लैब में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि पॉजिट्रॉन्स लैब में प्रोड्यूस कर चुके हैं। पॉजिट्रॉन बेस्ड एमिशन या फिर पॉजिट्रॉन बेस्ड मेडिकल इमेजिंग हमें पता है। तो इस सिमेट्री, ये जो हम लोग पहले सिमेट्रिकल माना करते थे मैटर एंटी मैटर को, वहां पे कहीं ना कहीं एसिमेट्री है, इसकी पुष्टि हो रही। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जब बिग बैंग हुआ था तो इट प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ मैटर एंड एंटी मैटर, जिन्होंने एक दूसरे को खत्म कर दिया, जिन्होंने एक दूसरे को एनाइलेट कर दिया, लिविंग बिहाइंड जस्ट एनर्जी। नाउ यूनिवर्स हैज 5% मैटर। ये मैटर क्यों है, इसी के लिए एक्सपेरिमेंट्स रन किए जा रहे हैं। और रिसेंटली लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में देखा गया कि जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें बैरियंस में 3 क्वार्क पार्टिकल्स में हमें सीपी वायलेशन देखी गई। सीपी वायलेशन को वी सॉ सीपी वायलेशन, कॉन्जुगेशन पैरिटी वायलेशन और चार्ज पैरिटी वायलेशन भी हम लोग कहते हैं। अब आई एम क्वाइट श्योर ये थोड़ा सा टेक्निकल इसमें चले गए हम लोग, बट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैं ज़रूर चाहूँगा कि स्टूडेंट्स इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी रखें कि ऑर्डिनरी मैटर क्या है, डार्क मैटर क्या है, डार्क एनर्जी क्या है और एंटी मैटर क्या है। ये जो रिसर्च हुई है रिसेंटली इन द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, दिस डज नॉट आंसर कंप्लीटली कि ये जो मैटर एंटी मैटर का पजल है, इसके बारे में हमें अभी तक क्लियर कट आंसर्स नहीं मिले हैं। ब्रह्मांड में बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसके जवाब हमारे पास है नहीं। जैसे डार्क मैटर क्या है, डार्क मैटर के जो पार्टिकल्स है क्या है, डार्क एनर्जी कहाँ से आता है, उसके क्या पार्टिकल्स, वी डू नॉट नो। तो ये सारे पजल्स को सॉल्व करने के लिए फिजिक्स में ढेर सारी रिसर्च चल रही है। एलएचसी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स रन हो रहे हैं विच माइट गिव आंसर्स, बट ये जो रिसेंट रिसर्च हुई है, इट टेक्स अस अ स्टेप क्लोजर टुवर्ड्स द आंसर्स। तो ये जो वर्क हुआ है, इट माइट इवेंचुअली आंसर दी क्वेश्चंस कनेक्टेड टू मैटर एंटी मैटर सिमेट्री और रादर एसिमेट्री। नए पार्टिकल्स के बारे में हमें जानने को मिलेगा, और हमारी जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, उसको भी डीपन करने में ये रिसर्च मदद करेगा। बट एग्जाम पर्सपेक्टिव, जैसे मैंने आपको बताया, इफ यू नो अबाउट दीज थिंग्स दैट वुड बी मोर देन इनफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट बिटचैट। बहुत ही फैक्चुअल सी न्यूज़ है। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने ज़रूर सुना होगा बिटचैट के बारे में। जुलाई 2025 में फॉर्मर ट्विटर को फाउंडर या फिर फॉर्मर ट्विटर के जो चीफ थे जैक डॉर्सी, उन्होंने लॉन्च किया बिटचैट। एक बहुत ही, मैं कहूँगा, ग्राउंड ब्रेकिंग या फिर डिसरप्टिंग काइंड ऑफ ऐप लॉन्च किया गया, जहाँ पे एक दूसरे को हम लोग मैसेज भेज सकते हैं विदाउट एनी इंटरनेट। और जैसे ही ये ऐप लॉन्च हुआ, इट मेड वेव्स इन द टेक कम्युनिटी। तो चलिए समझते हैं एग्जैक्टली ये बिटचैट है क्या। अगर आप चाहें तो आप इसको ऐप स्टोर से इंस्टॉल भी कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। बिटचैट एक पीयर टू पीयर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। जैसे हमारे पास, जैसे आप व्हाट्सएप है ना, इमेजिन कीजिए व्हाट्सएप को यूज़ करने के लिए मुझे इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बिटचैट को यूज़ करने के लिए मुझे किसी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी सिम कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी फ़ोन नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नो सर्वर्स, नो इंटरनेट, नथिंग इज नीडेड। So messages can be sent from one phone to another phone through Bluetooth only. Alright? और ये जो बिटचैट ऐप है, इसको रिलीज किया गया है इन द पब्लिक डोमेन, यानी कि ओपन सोर्स ये सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स ऐप है। गिटहब पे ये सभी के लिए ओपन है।
so that there is development based on transparency and through community contribution. इसका जो ऐप है करंटली इट इज सपोर्टेड ऑन iOS, मैक ओएस पे भी सपोर्ट करता है और आगे कंपैटिबिलिटी एंड्रॉयड के लिए भी है। अब सवाल उठता है, सर ये एग्जैक्टली चलता कैसे है, और अगर ब्लूटूथ पे मैसेजिंग जा रही है तो सिक्योर है क्या? मैं अगर यहाँ पे मैसेज करूंगा तो कोई और पढ़ सकता है क्या? तो चलिए जानते हैं एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स। इट वर्क्स थ्रू ब्लूटूथ मैश। अब ब्लूटूथ मैश मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे ना आपको किसी अकाउंट की जरूरत है, ना किसी मोबाइल नंबर की जरूरत है, ना इंटरनेट की जरूरत है। बस आप इस ऐप को डाउनलोड कर ले, ये आपका ब्लूटूथ ऑन करेगा तो ये एक ब्लूटूथ मैश नेटवर्क पे रन करेगा। इसका मतलब क्या है? जो भी लोग इस ब्लूटूथ नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे पहले ध्यान रखना है आसपास के रेंज में होना चाहिए, तो वहां से काफी आसानी से मैश बनेगा और उससे हम लोग मैसेजिंग कर सकते हैं। यानी कि एक व्यक्ति के ब्लूटूथ से दूसरे व्यक्ति के ब्लूटूथ का इस्तेमाल करेगा और ये आगे मैसेज को भेज सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटरनेट की जरूरत नहीं है, नो फोन नंबर, नथिंग इज रिक्वायर्ड। और सर क्या ये सिक्योर है? क्या कोई मैसेज पढ़ सकता है? अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि मैसेजेस यहाँ पे एनक्रिप्टेड होंगे। अगर प्राइवेट चैट है तो यहाँ पे नॉइस प्रोटोकॉल इस्तेमाल करके एंड टू एंड एनक्रिप्शन की जा सकती है, लेकिन अगेन स्टिल इनिशियल फेजेस में है। इस ऐप ने ही वार्न किया है कि हमारे सिक्योरिटी फीचर्स, जो प्राइवेसी फीचर्स हैं, दे हैव नॉट अंडरगॉन कंप्लीट ऑडिट्स। आप अगर चाहे तो इमरजेंसी वाइप कर सकते हैं यहाँ पे सारे मैसेजेस, और ऑनलाइन ऑफलाइन इंटरफेस भी है। अगर आप ऑफलाइन है, आपने मैसेज भेजा है, तो ऑनलाइन मीडियम से भी उसको बाद में भेज सकते हैं। तो इट कैन रेवोल्यूशनाइज कम्युनिकेशन। स्पेशली समझ लीजिए कहीं पे डिजास्टर हुआ है, कहीं पे इंटरनेट नहीं है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लो पावर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, सिक्योर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है समझ ली, तो बिट चैट कैन हेल्प इन फ्यूचर। ऑलराइट, चलिए बिट चैट के बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं, बैटरी पासपोर्ट। अगेन अ वेरी रेवोल्यूशनरी आइडिया। मैं नहीं कहूँगा अभी तक इंडिया में आया है, लेकिन नीति आयोग ने रिसेंटली स्पीयरहेड किया कि भारत में बैटरी पासपोर्ट का सिस्टम आना चाहिए। ये एक एम्बिशियस डिजिटल इनिशिएटिव है, पूरे ईवी सेक्टर को ये रेवोल्यूशनाइज करने की क्षमता रखता है। नीति आयोग ने क्या बताया कि हमें बैटरी पासपोर्ट का सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। तो ये बैटरी पासपोर्ट एग्जैक्टली है क्या? देखिए बहुत ही सिंपल आइडिया है। जो भी हमारी बैटरीज होंगी, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरी होंगी, उस बैटरी का एक डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन होगा। इट विल बी लाइक अ क्यूआर कोड, और उस क्यूआर कोड में उसकी सारी डिटेल्स रहेगी। समझ लीजिए बैटरी पासपोर्ट इज लाइक द आधार ऑफ बैटरीज, नॉट जस्ट आधार, मैं कहूँगा आधार से भी बहुत बड़ी चीज, जहां पे बैटरी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगी उस क्यूआर कोड में। उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, क्या उसकी परफॉर्मेंस रहेंगे, क्या केमिकल कंपोजिशन है, किस तरह की सप्लाई चेन से वो आया है, उसकी लाइफ साइकिल क्या है, कितनी चार्जिंग हुई है, कितनी रिचार्जिंग हुई है, ये सभी डेटा यहाँ पे मिलेगा। और ये बैटरी इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली अवेलेबल हो जाएगी सभी को, ओनर हो, सर्विस सेंटर के लोग हो, रेगुलेटरी ऑफिशियल्स हो, रिसाइकलर्स हो, सभी के पास ये डेटा मिल सकता है, जिससे कि बैटरी ट्रांसपेरेंसी आ सकती है। अगेन ये अगर एक स्टैंड अलोन टॉपिक भी नहीं है, तो आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ईवी से जुड़े हुए सवाल आए तो। सर ये बैटरी पासपोर्ट के फायदे क्या हो सकते हैं? सबसे पहले सेफ्टी को एनहांस कर सकता है। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने बहुत सारी खबरें सुनी होंगी जहाँ पे बैटरी की वजह से किसी गाड़ी में आग लग गई। ओला की बहुत सारी बाइक्स में आग लगी हुई है। कई बार इसके ऊपर जब भी खबरें आती है तो बताते हैं कि बैटरी मिक्सिंग हो गई, अलग बैटरी फिट की गई थी, तो इसकी वजह से आग लग गया। इस तरह की चीज़ें होती है। तो अब हमारे पास ट्रांसपेरेंट डेटा रहेगा, करेक्ट बैटरी रिप्लेसमेंट की जा सकती है बेस्ड ऑन द बैटरी पासपोर्ट और बैटरी क्यूआर। तो इससे सेफ्टी एनहांस हो सकती है, क्वालिटी परफॉर्मेंस ज़रूर बूस्ट हो जाएगी क्योंकि कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है। बेटर बैटरी स्वैपिंग हो सकती है। आपने देखा होगा, जैसे आपने वो ऐड देखा होगा, हीरो की बाइक आती है वीडा, तो उस वीडा में बैटरी स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया। अब यहाँ पे प्रॉपर क्यूआर कोड के साथ, प्रॉपर बैटरी पासपोर्ट के साथ बेटर स्वैपिंग पॉलिसी हो सकती है, और साथ ही साथ पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में ये एक डिसरप्शन ज़रूर ला सकता है। ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन ने मैंडेट किया है बैटरी पासपोर्ट को, जो 2027 में आने वाला है। इंडिया भी इस क्लब में ज्वाइन ज़रूर हो जाएगा। सो ऑल इन ऑल, बैटरी पासपोर्ट्स may become a game changer for the entire EV industry in India going into future. Alright? चलिए इस खबर के बाद अगली डिस्कशन पे चलते हैं। RDI स्कीम के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जुड़ा हुआ ये एक गवर्नमेंट स्कीम है। पिछले महीने यानी कि जुलाई 2025 में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया भारत की रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम, जहां पे 1 लाख करोड़ रुपए की राशि मिलेगी अगले 5 सालों में। यानी कि हर साल 20,000 करोड़ रुपए डीप टेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्टअप्स को दिया जाएगा।
भारत में एडवांस इनोवेशन को पुश करने के लिए ये फंडिंग स्कीम आ चुकी है। सो आरडीआई स्कीम, रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन स्कीम, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जहां पे टोटल आउटले दी गई है 1 लाख करोड़ रुपए ओवर द नेक्स्ट 6 years। I would say 6 years, नहीं 5 years, technically from financial year 2025 to from it starting from financial year 2025 to 26, it will run till 2030। यहाँ पे फंडिंग दी जाएगी फॉर कटिंग एज प्रोजेक्ट्स एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। ये इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके ऊपर ओवरसाइट होगी ऑफ द बोर्ड ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विच इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। मैं चाहूँगा इसको नोट करें। The governing board of Anusandhan National Research Foundation is chaired by Prime Minister, which will be overseeing the RDI scheme। अब इस RDI स्कीम में क्या क्या होगा? फंडिंग मैकेनिज्म होगा, यानी कि जो भी स्टार्टअप्स होंगे तो वो स्टार्टअप्स अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें इनिशियल फंडिंग मिलेगी, बहुत ही लो इंटरेस्ट या फिर ऑलमोस्ट जीरो इंटरेस्ट के लोन्स मिलेंगे, लॉन्ग टर्म लोन्स मिलेंगे, और इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट होगी स्पेशली इन डीप टेक एंड हाईटेक स्टार्टअप्स। अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नेंस और इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रोफेशनल्स को इंक्लूड करने वाले हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन में सेकेंड लेवल फंड मैनेजर्स को लाया जाएगा। सो दिस मनी वुड बी इन्वेस्टेड थ्रू इक्विटी और इवन थ्रू डायरेक्ट फंडिंग ऑफ द हाई टेक स्टार्टअप्स। टारगेट क्या है? इंडिया में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेट हो, इसलिए इस स्कीम को लाया गया। इस इतनी बड़ी राशि को इन्वेस्ट करने वाले हैं इन द नेक्स्ट 5 to 6 years। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Altermagnetism, in fact this would be one of the last topics of our discussion। Altermagnetism, जुलाई में एस एन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस जो सेंटर है, उन्होंने रिपोर्ट किया सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन स्टडी ऑफ ऑल्टरमैग्नेटिज्म। ये ऑल्टरमैग्नेटिज्म एक नए फॉर्म का मैग्नेटिज्म है या फिर मैग्नेटिक ऑर्डर है जो फेरोमैग्नेटिज्म और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के बीच की प्रॉपर्टीज बताता है। और ऑल्टरमैग्नेटिज्म कैन होल्ड some great potential for future applications like spintronics, quantum computing and other material science studies। तो चलिए जानते हैं ऑल्टरमैग्नेटिज्म है क्या। ऑल्टरमैग्नेटिज्म, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑल्टरमैग्नेटिज्म इज रिसेंटली डिस्कवर्ड थर्ड फंडामेंटल टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म विच इज डिफरेंट फ्रॉम फेरोमैग्नेटिज्म एंड एंटी मैग्नेटिज्म। ये मैग्नेटिज्म काफी यूनिक प्रॉपर्टीज शो कर रहा है जिन्हें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं स्पिनट्रॉनिक्स में, क्वांटम कंप्यूटिंग में, एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब ये ऑल्टर मैग्नेटिज्म समझने से पहले हमें समझने की जरूरत है दूसरे जो फंडामेंटल टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म्स हैं उनके बारे में। देखिए, हमारी जो पहली धारणा थी, हमारी जो पहली अंडरस्टैंडिंग थी, वो दो तरह के फंडामेंटल मैग्नेटिज्म्स के बारे में थी। एक तो फेरोमैग्नेटिज्म और दूसरा है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। ऑल्दो आप लोगों ने एनसीईआरटी में या फिर अपने दूसरे लिटरेचर में अलग अलग तरह के मैग्नेटिज्म्स के बारे में जरूर सुना होगा, डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरी मैग्नेटिज्म। ये भी क्या है हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे, लेकिन फंडामेंटली दो तरह के मैग्नेटिज्म्स हमें पता है। एक है फेरोमैग्नेटिज्म, ये बड़ा ही आसान है समझने के लिए। जो हमारी रोजमर्रा की लाइफ में जो मैग्नेट्स होते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक मटेरियल्स है, एल्निको आयन फेरोमैग्नेटिक है क्योंकि ये मैग्नेटिज्म को रिटेन करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन दर्शाते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म या फिर एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स वो है जहां पे एडजेसेंट मैग्नेटिक मोमेंट्स जो होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, यानी कि वो मैग्नेटाइजेशन नहीं दिखाएंगे। और तीसरे तरह का एक मैग्नेटिज्म डिस्कवर किया गया, ऑल्टर मैग्नेटिज्म, जहां पे यूनिक स्पिन पोलराइजेशन दर्शाता है। नेट मैग्नेटाइजेशन तो जीरो होगा लेकिन स्पिन पोलराइजेशन जरूर दर्शाता है। तो चलिए समझते हैं। Let's talk about different types of magnetism, then we'll enter into altermagnetism। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने अलग अलग मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा होगा, डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपको क्लियरली दर्शाएगा जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर मोमेंट लाइंस जो है उनकी दिशा के ऊपर थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा। डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक वीक मैग्नेट्स होते हैं। डायामैग्नेटिक में वो मटेरियल वीकली रिपेल करते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में वो वीकली अट्रैक्ट करते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और रिटेन करते हैं मैग्नेटाइजेशन। वहीं पे दो अलग तरह के जो मटेरियल्स है, फेरी मैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक में दीज आर द मैग्नेटिक मटेरियल्स जहां पे मैग्नेटिक मोमेंट्स और ऑफ द एटम्स और द आयंस वो अलाइन होते हैं पैरेलल डायरेक्शन में। वहीं पे फेरोमैग्नेटिज्म में एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं।
फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स में ऑपोजिट दिशा में अलाइन होते हैं लेकिन अनइक्वल मैग्नीट्यूड है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा मैग्नेटाइजेशन जरूर दर्शाते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जहां पे नेबरिंग मैग्नेटिक मोमेंट्स जो एटम्स में है, आयंस में है, वो एंटी पैरेलल होंगे और मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या है, वो एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। यहाँ पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा। अब अगर आपने बेसिक मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में यहाँ पे समझ लिया है तो ऑल्टर मैग्नेटिज्म आसान हो जाएगा। ऑल्टर मैग्नेटिज्म इज समवेयर इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑल्टर मैग्नेटिज्म इज अ यूनिक टाइप ऑफ अरेंजमेंट वेयर देयर इज स्पिन पोलराइजेशन बट नेट मैग्नेटाइजेशन वुड बी जीरो। तो चलिए इनकी की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। सबसे पहले देयर इज नेट जीरो मैग्नेटाइजेशन, मतलब इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन दे आर सिमिलर टू एंटी फेरोमैग्नेट्स, बट मैग्नेटिक फील्ड में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिन डिपेंडेंट इफेक्ट्स दर्शाते हैं, सिमिलर टू फेरोमैग्नेट्स। तो आप ऑल्टर मैग्नेटिज्म को समझ सकते हैं, मटेरियल्स व्हिच शो कैरेक्टरिस्टिक्स समवेयर बिटवीन फेरोमैग्नेट्स एंड एंटी फेरोमैग्नेट्स। यहाँ पे ऑल्टरनेट स्पिन स्प्लिटिंग होगी। स्पिन स्प्लिटिंग होती है एक्सटर्नल फील्ड में ड्यू टू यूनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑल्टर मैग्नेट्स। सर ये कौन से मटेरियल्स है, आप यहाँ पे रिसर्च पे देख सकते हो। आयरन सल्फाइड और नायोबियम आयन और बोरॉन बेस्ड जो कंपाउंड्स है वहां पे ऑल्टर मैग्नेटिज्म देखी गई है। अब ऑल्टर मैग्नेटिज्म में हाई स्पिन पोलराइजेशन दर्शाते हैं बट मैक्रोस्कोपिक मैग्नेटाइजेशन इज जीरो, और यहाँ पे आपको एनोमलस हॉल इफेक्ट भी मिलता है। ये हॉल इफेक्ट क्या होता है? हॉल इफेक्ट शोज वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस अ मटेरियल, जहां पे उसको उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो एक वोल्टेज डिफरेंस प्रोड्यूस करता है। और ऑल्टर मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो हॉल इफेक्ट भी दर्शाते हैं। इनका फायदा हो सकता है कि दे कैन बी वेरी एनर्जी एफिशिएंट एंड they can be used for ultra fast spintronic devices। जैसे कि मैंने आपको बताया पोटेंशियल एप्लीकेशंस वुड बी स्पिनट्रॉनिक्स। स्पिनट्रॉनिक्स एक फील्ड है जहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉन के स्पिन्स को उनके मैग्नेटिक मोमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को इस्तेमाल करते हैं, मेनली फॉर डेटा स्टोरेज विदाउट एनी लॉस ऑफ पावर। इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटिंग में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के ऑल्टर मैग्नेट्स क्यूबिट्स के तौर में हम लोग आगे चल के शायद यूज कर सकते हैं, विच विल वेरी यूजफुल इन क्वांटम कंप्यूटेशन एंड दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन लो एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एनर्जी कंजम्पशन ये कम कर सकते हैं। दिस इज पोटेंशियली न्यू रिसर्च, इट इज इन नेसेंट स्टेजेस, जहां पे आगे चल के हम लोग पोटेंशियल ऑल्टर मैग्नेट बेस्ड प्रोडक्ट्स हम लोग आगे चल के बना सकते हैं। So this completes our discussion for July 2025 current affairs for science and technology. Thank you for watching this video. I'm quite sure कि आप सोच रहे हैं ज़रूर कि सर इस बार आपने ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं डाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा इंटेंशन यही है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन को सेपरेटली मैं एवरीडे चैनल के ऊपर होस्ट करूंगा एज अ पोस्ट, जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो माय प्लान इज टू होस्ट MCQ विच इज बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स फ्रॉम दिस इटसेल्फ। तो अगर आपने ये वीडियो देखा है तो इस वीडियो के बेसिस पे, इन नोट्स के बेसिस पे आप अटेम्प्ट जरूर कर सकते हो उन क्वेश्चंस को ऑन दी चैनल इटसेल्फ डायरेक्टली। इसके अलावा इस डिस्कशन का जो PDF होगा वो मैं इस चैनल पे होस्ट करूंगा @RahulSai222_UPSC टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पे हर दिन आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे फॉर मेंस, और प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन तो मैं चैनल पे होस्ट कर रहा हूँ। यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर 8884122262। Thank you for watching this video, and again please like and share the videos and also subscribe to channel Rahul Verse. So I'll see you next time with August 2025 current affairs. Thank you again. Jai Hind.